नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी आपका ज्योतिष मित्र आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर और वधू की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी खास मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा संस्थान में आपको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी मिल जाएगा। देखिए, कारक मारक और बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में डाउट होता है। सबसे पहले मैं कारक मारक के बारे में थोड़ा सा बोल देता हूँ, फिर उसके बाद मेष लगन का पूरा एनालिसिस कर लेंगे। कारक मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह कारक है तो वह आपके लिए इतना अच्छा हो गया है कि वह आपको राजा बना देगा। कारक मतलब ये हो गया कि ये आपके लिए अच्छा प्लैनेट है, बस इतना सा ही है। अब उसकी स्थिति कुंडली में क्या है, कुंडली में वह कैसा है, अच्छा बुरा, उसी हिसाब से ही वह आपको अच्छा या बुरा दे पाएगा। हर ग्रह अच्छा भी देता है, बुरा भी देता है। कारक मीन्स ऐसा नहीं है कि वह हमेशा आपको अच्छा ही देगा। कारक की दशा भी खराब जाएगी अगर कारक पीड़ित है। पीड़ित शब्द एक होता है और एक शब्द होता है अशुभ। पीड़ित अगर कुंडली का कोई भी ग्रह है, भले ही वह कारक हो मारक हो, पीड़ित होने पर ग्रह आपको अशुभ फल देगा। वहीं अगर ग्रह अच्छी स्थिति में है, बलवान है, शुभ है, तो वह कारक हो या मारक हो, वह भी आपको जीवन में तरक्की के अवसर देगा। मारक का सीधा अर्थ ये होता है कि मारक, अगर इसको हम तोड़ दें, मारने वाले को मारक कहते हैं। मारना शब्द से ही मारक बना है, तो मारने वाला। अब व्यक्ति की कुंडली में मारक कई प्रकार से भूमिका निभाएगा। शरीर को मारना, यही है मारक का अर्थ। कुछ स्थितियों में वह शरीर को मारेगा यानी कि पीड़ित करेगा। जैसे मैं आपको डंडे से मारूंगा या मैं आपको मारूंगा। मैं आपको मारूंगा तो इसका मतलब यही नहीं है कि मैं आपको जान से ही मारूंगा। डंडे से भी कोई किसी को मार सकता है। थोड़ा बहुत मतलब शरीर को तकलीफ देना ही हो गया मारना। आयु जब पूरी हो जाती है व्यक्ति की, तब वही मारक जान से मार देता है। और जब आयु नहीं पूरी हुई रही होती है, तब वही मारक अपनी दशांतर दशा में शारीरिक कष्ट देता है। तो मारक का अर्थ समझिए शारीरिक कष्ट देने वाला। मारक मतलब शरीर को कष्ट देने वाला। अब ये जो है मारक, ऐसा नहीं है कि अगर कोई मारक ग्रह है तो वह धन नहीं दे सकता। मारक ग्रह का मूल फंक्शन है बॉडी को तकलीफ देना। अच्छा, सिर्फ बॉडी को ही तकलीफ देना नहीं, यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे मारक कहाँ कहाँ तकलीफ दे सकता है। मारक आपको शरीर से तकलीफ दे सकता है, एक तो बॉडी से दिक्कत दे सकता है, दूसरा आपको मेंटली पीड़ित कर सकता है, मतलब फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से पीड़ित कर सकता है। एक तो ये शरीर से पीड़ित करेगा, दूसरा मानसिक रूप से पीड़ित कर सकता है, तीसरा सामाजिक रूप से पीड़ित कर सकता है, चौथा आर्थिक रूप से। नोट कर लीजिएगा, ये इन प्रकार से मारक पीड़ित करेगा। मारक ग्रह भी अगर कुंडली में पीड़ित होगा तो वह शारीरिक रूप के बजाय सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से पीड़ित कर देता है। क्योंकि वो ग्रह कमजोर हुआ तो आपको शरीर से कष्ट तो देगा ही देगा, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक कष्ट भी देगा। अगर कुंडली में मारक भी अच्छी स्थिति में है, वो पीड़ित नहीं है, कमजोर नहीं है, तब वो आपको सामाजिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट नहीं देगा, सिर्फ शारीरिक कष्ट देगा। और अगर मारक भी पीड़ित हुआ तो हर प्रकार के कष्ट दे सकता है, जैसे आगे ये चीजें समझ में आएंगी।
एक कॉन्सेप्ट है कि ये ग्रह मारक है, तो मारक मतलब इसका सभी फल ही अशुभ हो गया। ये जो है एटम बम लिए खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। हर ग्रह अपना अच्छा बुरा फल देता है, यहाँ तक कि सबसे अच्छा ग्रह जो कुंडली का होता है लग्नेश, वो भी बुरा फल दे सकता है। अब आ जाइए मेष लगन पे, हम लोग बात करेंगे, 12 लग्नों पे बात हो जाएगी, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। एक बात मारक के बारे में आपको पता चली होगी कि मारक ग्रह फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली और सामाजिक रूप से इस प्रकार से कष्ट दे सकता है। अब आ जाइए मेष लगन, बेसिक से ही एकदम शुरू करेंगे, जो एकदम से नए लोग हैं वो भी समझ जाएंगे। जिन लोगों की कुंडली में ये होता है, हमारी कुंडली का पहला घर, सबकी कुंडली में पहला घर यही होगा, चाहे जहां भी एक नंबर की गिनती लिखी हो उससे मतलब नहीं है, पहला घर हमेशा यही होगा। जब कुंडली के पहले भाव में, ये सीधा सा सूत्र, एक नंबर अगर कहीं भी पहले घर में लिखा है तो मेष लगन है। अब आप यहाँ पर ये जान लीजिए, मैं बारी बारी से बेसिक से लेकर के बहुत एडवांस तक चलने वाला हूँ मेष लगन के बारे में। मेष लगन हो गया अगर एक नंबर है, यानी कि जिनके लगन में कौन सी राशि होती है, मेष, एक नंबर मतलब होता है मेष। अगर मेष राशि है लगन में तो हो गई मेष लगन। एक गिनती मतलब मेष राशि, दो गिनती मतलब वृषभ राशि, ये मैंने पहले या दूसरे वीडियो में ही बता दिया है। अब मेष लगन में सबसे पहले मैं बात करूंगा भाव के स्वामियों की। मेष लगन में पहले भाव का जो स्वामी है, लगन का जो स्वामी होता है, ये ग्रह होता है मंगल। पहले घर का स्वामी मंगल होगा, दूसरे घर का स्वामी शुक्र होगा, तीसरे घर का स्वामी बुध होगा। बेसिक से ही चल रहे हैं, अभी इसमें डीप तक चलेंगे, धैर्य रखिएगा। चौथे घर का स्वामी कौन सा ग्रह होगा, चंद्रमा होगा, क्योंकि 4 नंबर मतलब होती है कर्क राशि, और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। और पांचवें घर का स्वामी मेष लगन की कुंडली में सूर्य होता है। अभी ये लिखने का मतलब ये है कि अभी जब मैं कारक मारक बताऊंगा तो समझ में आएगा बढ़िया से। छठे भाव का स्वामी कौन सा ग्रह होगा, बुध होगा। सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के सभी ग्रह 2 भावों के स्वामी हैं। सातवें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह होगा, शुक्र होगा। सातवें भाव का स्वामी ग्रह शुक्र है। अष्टम भाव का स्वामी ग्रह कौन सा होगा, मंगल होगा। नवम भाव का स्वामी ग्रह होगा गुरु, और दसम भाव का स्वामी ग्रह होगा शनि। इसी प्रकार से एकादश भाव का भी स्वामी ग्रह कौन सा होगा, शनि। और लास्ट में 12वें भाव का भी स्वामी कौन बनेगा, गुरु बनेगा। ये तो हो गई मेष लगन की कुंडली में कौन सा ग्रह किस भाव का स्वामी है, और मेष लगन की कुंडली होती कब है। मेष लगन की कुंडली होती है जब लगन में पहले घर में एक नंबर की गिनती हो। सारे ग्रह आपके सामने हैं, सारे भाव आपके सामने हैं, सारी राशियां, इन्हीं 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, भाव की, राशि की और ग्रह की। तो मेष लगन की पूरी कुंडली आपके सम्मुख तैयार है। अब इसमें हम कारक की बात करते हैं। कारक मतलब आप ये समझिए कि अगर किसी कुंडली में कारक ग्रह अच्छा पड़ जाए, कारक, इसका पूरा नाम क्या है, ध्यान से सुनिएगा, नोटेबल पॉइंट है। इसको हम कारक नहीं बोलते हैं, योग कारक पूरा होता है। योग मतलब होता है जोड़, योग मतलब होता है किसी के साथ मिलना, जिसको हम युति बोलते हैं। तो योग कारक इसका पूरा नाम है, ना कि ये है। कारक ग्रह होना अलग चीज है, कारक ग्रह हर कुंडली में होगा, लेकिन इसको पूर्ण रूप से हम बोलेंगे योग कारक। योग का मतलब होता है किसी के साथ जुड़ना, प्लस होना। अगर किसी कुंडली में कोई ग्रह कारक है, अगर वह किसी दूसरे कारक के साथ में या अच्छे ग्रह के साथ में योग करता है, तो वह बन जाता है योग कारक, बन के राजयोग देता है। तो इसे आप सिर्फ कारक नहीं बोलेंगे, आज से बोलेंगे योग कारक। जैसे इसी कुंडली में मान लेते हैं हम, सूर्य जो है योग कारक है, जिसको आप बोलते हैं कि सूर्य कारक ग्रह है।
अब ये सूर्य आपको अच्छा रिजल्ट दे दे, जैसे कारक ग्रह के प्रति सबकी लालसा होती है कि ये ग्रह मेरे जीवन को सुखी बना देगा, समृद्धशाली बना देगा, यश वैभव नाम दे देगा। यही आज के समय की जरूरत है, सबको यही चाहिए। स्वास्थ्य ठीक रहे और जीवन अच्छा रहे, मान सम्मान रहे। मान लिया सूर्य इस कुंडली में कारक है, जैसा कि होता भी है मेष लगन में, सूर्य कारक है। अब अगर सूर्य किसी ग्रह दूसरे ग्रह के साथ मेष लगन में योग करे, किसी ग्रह के साथ युति करे जो कि दूसरा योग कारक हो, तभी इस कारक ग्रह का महत्व है, मतलब राजयोग बनता है। यानी हमें कारक ग्रह की जरूरत पड़ती है राजयोग देखने के लिए। नोट कर लीजिए पॉइंट। अगर कारक ग्रह राजयोग बना रहा है तो इसीलिए कारक ग्रह की इतनी महत्ता है कि कारक ग्रह कोई अच्छा मिल जाए जो कि किसी के साथ योग करे, तो योग कारक ग्रह बोलना है। अब आ जाते हैं विषय पे। पहला कारक कौन होता है? मेष लगन में पहला कारक होता है, किसी भी लगन में पहला कारक ग्रह वही होगा जो लगन का स्वामी हो। लगन का स्वामी ही पहला कारक ग्रह होगा। यहाँ पे लगन का स्वामी कौन सा ग्रह है? मंगल है। तो पहला योग कारक कौन सा ग्रह बनेगा? मंगल। किसी भी लगन में लगन का स्वामी पहला योग कारक है। मेष लगन का योग कारक हो गया मंगल, इस चीज को नोट कर लेंगे, पहला योग कारक। दूसरा कारक किसको बोलते हैं? पंचम भाव के स्वामी को। अब मेष लगन में 1 2 3 4 5, मेष लगन में पंचम भाव ये है। मेष लगन का दूसरा कारक कौन सा ग्रह हुआ? सूर्य। मैं लगन में ही लिख दे रहा हूँ जो जो योग कारक ग्रह है। एक तो मंगल हुआ जिसको पहले से लिखा गया है, दूसरा सूर्य हुआ, तीसरा जो योग कारक होता है, कारक बोलना उचित नहीं है, शास्त्रों में योग कारक लिखा गया है। तो नवम भाव का स्वामी जो होता है वह योग कारक होता है। यानी अगर यह किसी के साथ योग करेगा तो कारक होकर के जीवन को जीवन में कारक हो जाएगा, यानी सुख समृद्धि आदि का कारण बनेगा। तीसरा जो कारक होता है वो होता है गुरु। ये तीन ग्रह हमें कारक मिलते हैं मेष लगन में। ये तीन ग्रह हमारे योग कारक हुए। मेष लगन का कारक आपको समझ में आ गया होगा। सूर्य होगा, मंगल होगा और गुरु होगा। अब इनके साथ में मैंने एक शब्द जोड़ा है योग। अब ऐसा नहीं है कि ये तीन ग्रह आपको कभी अशुभ प्रभाव दे ही नहीं सकते। सिर्फ बात इतनी सी है कि ये तीन ग्रह अगर अच्छी जगह पर योग कर लेंगे तो आपके जीवन को आसमान पे पहुंचा देंगे। बस इतनी सी बात है कारक की। अब इसी लगन में सूर्य गुरु मंगल कारक हुए, लेकिन यही मंगल अगर छठे भाव में आ जा रहा है तो यही मंगल अशुभ प्रभाव भी देगा, अशुभ प्रभाव देने लग जाएगा तुरंत, क्योंकि यह अब अशुभ भाव में अशुभ राशि में बैठ चुका है। हालांकि छठे भाव से विचारणीय चीजों को, चूंकि मंगल क्रूर है, शत्रु भले कम कर दे लेकिन जीवन में स्ट्रगल और धन संबंधी समस्याएं भी क्रिएट करेगा। मंगल तब अच्छा हो जाएगा जब वह किसी राजयोग में भाग लेने लगे, अन्यथा मंगल भी बुरा दे सकता है, सूर्य भी दे सकता है, गुरु भी दे सकता है। इस चीज को जानेंगे। जैसे इसी कुंडली में सूर्य योग कारक है, पंचम भाव का स्वामी, और सातवें भाव में आके नीच का हो गया है, तो अब इसका मतलब यह नहीं है कि सूर्य योग कारक है और नीच का है तब भी ये अच्छा ही अच्छा देने वाला है। अब नहीं देने वाला है अच्छा। इसने अगर योग बनाया होगा किसी से तो अच्छा देगा, जिसके बारे में वीडियो में राजयोग के अध्याय में बताया गया है। आगे मैं और भी बताऊंगा कि ये ग्रह योग कैसे करे, तब ये चीजें लागू होंगी। अभी आगे इन सब चीजों पे चर्चा होगी। फिलहाल अभी के लिए कारक ग्रह आपको पता चल गया कि मेष लगन में तीन ग्रह आपके कौन कौन से कारक है। मंगल है, किसी भी लगन में लगन का स्वामी कारक होगा, पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी कारक हो गया। अब आ जाते हैं मारक पे। मारक वाला थोड़ा ध्यान से सुनना है सबको। मारक का निर्धारण कैसे करेंगे? आप लोगों के पास नोटबुक होगा, नोट करिए।
पराशरी सिद्धांत पे चलेंगे। किसी भी कुंडली में द्वितीय भाव और सप्तम भाव मारक होता है। जो ग्रह द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी होगा वो मारक होगा, नोट करिए। इस कुंडली में, मेष लगन की कुंडली में, द्वितीय भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है। और सप्तम भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है। तो शुक्र मारक हुआ। हम यहाँ पे दो टर्म यूज करेंगे, एक तो मारक और दूसरा प्रबल मारक। दो चीजों की गणना हम करने वाले हैं। एक तो मारक, मारक कौन हुआ? जो ग्रह द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी है, वो हो जाएगा आपका मारक। प्रबल मारक पे चलेंगे। अच्छा, कभी कभी क्या होगा कि कोई ग्रह जो है आपका एक तरीके से कारक भी आ जाएगा और दूसरे प्रकार से मारक भी आ सकता, मतलब एक मारक स्थान का स्वामी हो जाए और एक कारक स्थान का। उस पे चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी आप इतना जानिए, द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी मारक होता है। अब यहाँ पे एक जनरल सेंस काम करता है, इतना सेंस आप लोगों का भी काम करना चाहिए। अगर कोई ग्रह जो द्वितीय भाव का स्वामी है, अगर वही सप्तम भाव का भी स्वामी हो रहा है, तो दोनों मारक भावों का स्वामी एक ही ग्रह हो रहा है, तो यानी वो प्रबल मारक हो जाएगा। मारक को कितने स्थान दिए गए? दो, द्वितीय भाव और सप्तम भाव। द्वितीय भाव का स्वामी कोई और ग्रह हो, सप्तम भाव का स्वामी कोई और ग्रह हो, तो मारक का फल दोनों ग्रहों ने बांट लिया। यानी एक भाव का फल, मारक का फल एक ग्रह ने लिया, दूसरे का दूसरे ने लिया। लेकिन मेष लगन में क्या है? शुक्र दोनों मारक भावों का स्वामी हो गया। यानी इस भाव के मारक का भी बल शुक्र के अंदर है और इस भाव के मारक का भी बल शुक्र के अंदर है। जब कोई भी ग्रह दो प्रकार से मारक भाव या क्रूर भावों का स्वामी होता है तो वो प्रबल मारक हो जाता है। तो इस कुंडली में शुक्र मारक मारक भी है और प्रबल मारक भी है, दोनों हो जाएगा। अभी मारक पे और चर्चा इसमें करेंगे। अब पराशरी सिद्धांत पे आते हैं। मेष लगन हो या कोई भी लगन हो, सूत्र नोट करते रहिएगा। सभी लगनों पे सूत्र यही लागू होगा। द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी मारक। अगर कोई एक ही ग्रह द्वितीय और सप्तम दोनों का स्वामी है तो प्रबल मारक। अब प्रबल मारक का मतलब ये नहीं है कि ये ग्रह आपका खराब ही हो गया, ये ग्रह आपको शारीरिक कष्ट देगा। अगर कुंडली में पीड़ित है, बहुत ही खराब स्थिति में, जैसे इसी कुंडली में शुक्र जो है द्वितीय और सप्तम का स्वामी हो गया, मान लीजिए अब छठे भाव में नीच राशि में है, ऊपर से शनि की दृष्टि पड़ रही हो या फिर सूर्य के साथ अस्त हो गया हो, तो अब ये पीड़ित इसी को बोलते हैं। जब किसी ग्रह के ऊपर क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, वह अस्त हो, 6, 8, 12 में हो, नीच राशि में हो, तो यही सब पीड़ित होना बोलते हैं। तो अब जब शुक्र यहाँ पे हो गया, तो अब ये शुक्र की दशा शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हर प्रकार से संताप दे सकती है। वहीं अगर यही शुक्र जो कि मारक है लेकिन ठीक ठाक स्थिति में, मान लीजिए 11वें घर में बैठा हुआ है, तो अब मारक है, अपनी दशा में शारीरिक कष्ट आपको देगा। कितना देगा वो निर्भर करता है कि उस समय का गोचर भी कैसा चल रहा है, 7.5 ही चल रही है कि नहीं चल रही है, उन सब पे भी, वो उस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन मारक की दशा का मतलब आपको हमेशा ये प्रिडिक्ट नहीं करना है कि अब तुम खत्म होने वाले हो, यमराज आपके पीछे जो है गदा लेकर के आ गए, ऐसा नहीं है। अब इसी कुंडली में जब शुक्र छठे भाव में है, पीड़ित है, तो इस शुक्र की दशा ज्यादा तकलीफ दे देगी, जबकि ये शुक्र जो 11 था उसमें बैठा होगा, ये कम तकलीफ देगा। ये धनागमन देता रहेगा, क्योंकि द्वितीय भाव से धन भी देखते हैं। धन का स्वामी कहाँ बैठा है? लाभ में बैठा है, यानी इस दशा में ये धन भी देगा। आगे चलते हैं, दूसरा सूत्र नोट करिए। किसी भी कुंडली में, नोट कर लीजिए आप लोग, किसी भी कुंडली में द्वितीय भाव, तृतीय भाव, अष्टम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, द्वितीय, तृतीय, खष्टम, सप्तम, अष्टम, एकादश, द्वादश,
इन भावों में से जो ग्रह दो भावों का स्वामी होगा वो प्रबल मारक ग्रह कहलाएगा। इन भावों में से दो भावों का जो स्वामी होता है वो प्रबल मारक होता है। अब मेष लगन की कुंडली में आप देखिए, मेष लगन की कुंडली में द्वितीय भाव और सप्तम भाव, जो भाव मैंने अभी बोले, उनमें से दो भावों का स्वामी ग्रह कौन सा है? शुक्र है, जो कि द्वितीय भाव का भी स्वामी है और सप्तम भाव का भी स्वामी है। इसके अलावा और आप लोग स्वयं से देखिए कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो इन भावों में से दो भावों का स्वामी है। सबके दिमाग में आ गया, सब लोग बोलना चाह रहे हैं कुछ लोग, लेकिन मैं म्यूट करके रखा हूँ तो बोल नहीं पा रहे हैं। मैं ही बोलता हूँ। ऐसे थोड़ा आराम आराम से चलेंगे, बीच बीच में डिलीट करते रहेंगे ताकि साफ दिखता रहे। चलिए मैं बताता हूँ, सबके दिमाग में आ गया, जिसके दिमाग में नहीं आया वो सोचे कि क्यों नहीं सोच पाए, जिनके दिमाग में आया वो जो है हमारी तरफ से एक चॉकलेट खरीद के खा लेंगे। देखिए, तृतीय भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? बुध। और छठे भाव का स्वामी ग्रह कौन सा है? बुध। यानी जिन जिन भावों को हमने लिया, द्वितीय, तृतीय, खष्टम, सप्तम, अष्टम, एकादश और द्वादश, इनमें से बुध दो भावों का स्वामी है, तृतीय भाव और छठे भाव का। शुक्र भी इनमें से दो भावों का स्वामी है। तो मेष लगन का प्रबल मारक कौन सा हुआ? एक शुक्र हुआ, एक बुध हुआ। एक शुक्र हुआ और एक बुध हुआ। तो क्या अब इस व्यक्ति की जब शुक्र की या बुध की दशा रहेगी तो व्यक्ति मर जाएगा? क्योंकि ये प्रबल मारक है। इसको हम लोग देखते हैं कैसे इसका रिजल्ट निकालना है दशा में। पहली चीज तो आप ये जान लीजिए कि अगर ये दो ग्रह हमें मारक मिल गए, प्रबल मारक, शुक्र मारक भी है, प्रबल मारक भी है और बुध तो प्रबल मारक हो गया। अब इसका मतलब यह नहीं है कि बुध प्रबल मारक हुआ तो बुध इनको अच्छा देगा ही नहीं कुछ। बुध इनके जीवन से सब कुछ छीनने का काम करेगा। अगर यही बुध कुंडली में अच्छी स्थिति में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, एकादश में है, यही बुध अच्छी कम्युनिकेशन दे देगा, आईटी, इंटरनेट, कंप्यूटर आदि का ज्ञान दे देगा, टेक्नोलॉजी का ज्ञान दे देगा। आज की जो टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये जूम वगैरह, इंटरनेट, इन सबसे कनेक्ट होना, इन सब की अकल ये बुध ही देता है। बुध वीक रहेगा तो व्यक्ति टेक्नोलॉजी में वीक हो जाता है। आज के समय में, पुराने समय में जो पुराने थोड़ा लोग हैं जिनके समय में नहीं था, उन वो इस चीज पे वो अपने समय की टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट रहे होंगे। लेकिन जिनका बुध अच्छा होगा वो जूम वगैरह चलाना और सब ये सब बढ़िया जल्दी जल्दी सीख जाएंगे, पकड़ लेंगे। अब हमारा बुध अच्छा, हम जूम पे पहले कभी पढ़ाए नहीं है, ना कहीं से कोई ट्रेनिंग, ना कोई सपोर्ट किया। लेकिन अब देखिए, कहीं कोई बहुत डिफिकल्टी नहीं आ रही है, देख ले रहे हैं, सीख ले रहे हैं, दिमाग चारों तरफ लगा रहे हैं, आपको पढ़ाना भी है और इसमें फंक्शन भी ढूंढना है। अब क्या है कि बुध जिन भावों का स्वामी है, तृतीय भाव का और छठे भाव का। अब बुध तृतीय भाव का स्वामी है तो थर्ड हाउस से हम क्या देखते हैं? व्यक्ति का कम्युनिकेशन देखते हैं। कम्युनिकेशन, संवाद का भाव यही होता है। ये संचार का भाव है। व्यक्ति कैसा बोलेगा, कैसा व्यवहार करेगा, व्यवहार का भाव, बिहेवियर का यही है। व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल यही है, छोटी यात्राएं यही है, छोटा भाई यही है। अब अगर बुध बिगड़ा हुआ रहेगा कुंडली में तो इन सारे इस भाव के फल में तकलीफ आ जाएगी ना। छोटे भाई से रिश्ता बिगाड़ देगा, छोटे भाई को तकलीफ देगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कारक ग्रह ही आपकी कुंडली में अच्छे हों, हर ग्रह का अच्छा होना जरूरी है। अब बुध मारक है तो बस इतना करेगा कि जब इसकी दशा आएगी तो मारक किसके लिए ये निकला है? आपके लगन के लिए। क्योंकि ये लगन से तीसरे और छठे भाव को हमने लिया है ना। अगर आपको अपनी पत्नी के लिए अपनी कुंडली से मारक देखना है तो यही फार्मूला पत्नी सप्तम भाव से लगाइए। तो जो सप्तम भाव से निकल के भाव आएगा तो वो आपके लिए मारक नहीं रहेगा, वाइफ के लिए रहेगा, हस्बैंड के लिए रहेगा। यहाँ पे बुध मारक है, यानी आपके लग्न मतलब शरीर, आपके शरीर को कष्ट देने वाला ग्रह है। जब इसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो कुछ शारीरिक तकलीफ देगा। कुंडली में जैसी स्थिति में होगा वैसा देगा।
शारीरिक का मतलब आप शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और सामाजिक तीनों समझिएगा। किसी का जैसे शरीर तो नहीं पीड़ित हुआ, लेकिन हमने देखा, अब तो डेली इतनी कुंडलियां देख रहे हैं, आप लोग भी देखेंगे भविष्य में, किसी का मतलब सम्मान ही सब कुछ चला गया। अच्छा खासा व्यापार है, सब कुछ है, एक ब्लेम लगा, जेल हो गई, मान सम्मान चला गया, किसी की मानसिक शांति चली गई, वाइफ और हस्बैंड में ही नहीं जम रहा है। इतना कला हुआ, आज हम एक रिपोर्ट देख रहे थे कि 1 लाख कुछ पुरुषों ने, 1 लाख समथिंग कुछ हजार, 1 लाख कुछ हजार पुरुषों ने पिछले 1 साल में घरेलू घरेलू कलह से आत्महत्याएं की हैं, और 28,000 महिलाओं ने किया है। फिलहाल ये सब कुछ थोड़ा बहुत हम लोग परिहास करते रहेंगे, बीच में बहुत ज्यादा सीरियस होके नहीं बैठना है, विषय वस्तु पे सीरियस रहना है। अब यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर बुध पीड़ित हुआ तो ये शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से ज्यादा प्रबल मारकत्व दिखाएगा, पीड़ित करेगा। लेकिन यह बुध भी गुड इन्फ्लुएंस में होगा तो हल्का फुल्का शारीरिक कष्ट दे देगा। अब मान लीजिए 2 ग्रह इसमें आए, एक तो शुक्र आया और एक क्या आया, बुध आया, प्रबल मारक। शुक्र की महादशा चल रही है और बुध की अंतर्दशा चल रही है। जब भी आएगी शुक्र की महादशा, बुध की अंतर्दशा, या बुध की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा, यानी इन दोनों में से किसी एक की महादशा हो और किसी एक की अंतर्दशा जब पड़ेगी, तो मेष लगन के व्यक्ति को आपको सचेत करना है कि भैया इस समय में आपकी तबीयत पे कुछ इश्यूज आ सकते हैं। उस समय में, जिस समय की दशा रहेगी, उस समय का गोचर भी देख लीजिए। अगर उस समय के गोचर में शनि, राहु, केतु और बृहस्पति भी उसकी राशि से 6, 8, 12 में पड़ रहे होंगे, तब उसको आपको ज्यादा वार्न करना है। और अगर उस समय के गोचर में शनि, राहु, केतु, बृहस्पति में से कोई 6, 8, 12 में नहीं है, तो नॉर्मल समस्याएं आके चली जाएंगी, कोई बहुत विशेष उसको फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर मारक ग्रह मारक भाव में ही बैठा होगा, जैसे शुक्र मान लीजिए द्वितीय भाव में ही हो या सप्तम भाव में ही हो, इन्हीं तृतीय भाव में हो, छठे भाव में हो, सप्तम तो मैंने बोल ही दिया, अष्टम में हो, एकादश या द्वादश में हो, जिन भावों को मैंने मारकत्व में बताया प्रबल मारक लेने में, अगर शुक्र और बुध दोनों इन्हीं भावों में बैठे हों, द्वितीय, तृतीय, खष्टम, सप्तम, अष्टम, एकादश, द्वादश, ये दोनों ग्रह इन्हीं भावों में बैठे हैं, और तब इनकी परस्पर किसी एक की महादशा हो, किसी एक की अंतर्दशा हो, तो भी थोड़ा ज्यादा कष्ट मिलने का संकेत मिलेगा। अगर यही बुध और शुक्र ज्यादा पीड़ित हो जाएं, मान लीजिए शुक्र अस्त हो गया और बुध नीच राशि में हो गया, तब अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति को आप शारीरिक कष्ट के लिए ही नहीं सतर्क करेंगे, उसको उसके व्यापार के लिए भी सतर्क करेंगे। इस बीच में कोई नया इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा, किसी के ऊपर भरोसा ना कीजिएगा, साइन वगैरह देख सुन के कीजिएगा, भरोसा आसानी से किसी पे ना कीजिएगा, ये सब आप बोलेंगे। यानी अगर जो ग्रह मारक आ रहा है, अगर वह कुंडली में पीड़ित है, पीड़ित मतलब नीच का हो, क्रूर ग्रह के साथ हो, 6, 8, 12 में हो, इसमें से जितने अधिक से अधिक पॉइंट लगेंगे वह ग्रह उतना ही अधिक पीड़ित हो जाएगा। अस्त होना, नीच होना, 6, 8, 12 में होना, क्रूर ग्रह के साथ होना, जितने अधिक पॉइंट लगेंगे वह ग्रह उतना ही पीड़ित हो जाएगा। तो जितना अधिक पीड़ित मिले मार्केस, उतना ही तगड़ा मार्कत्व आपको बोलना है। तो ये चीज आपको मारक में समझ में आ गई होगी कि हमें मेष लगन में बुध को और शुक्र को मारक के रूप में लेना है। अगर ये कुंडली में अधिक पीड़ित है तो इनकी परस्पर दशा अंतर्दशा व्यक्ति को शरीर, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से तोड़ेगी। पीड़ित होने पर ये थोड़ा सा आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी तोड़ते हैं। अगर ये कुंडली में स्वस्थ हो, अच्छे हो, तो थोड़ा बहुत सेहत को तकलीफ दे करके निकल जाते हैं। अब दूसरी बात समझिए, योग कारक के पीछे लोग इतने पड़े क्यों रहते हैं? योग कारक ग्रह अगर कोई कुंडली में पड़ गया और योग बना लिया, इसी कुंडली की मैं बात करता हूँ। कारक के बारे में मैं थोड़ा बता रहा हूँ, स्पेशल चीज बहुत ध्यान से देखना है आपको।
इस लगन में हमें कारक ग्रह मिले हैं। एक तो हमको मिले मंगल महाराज, दूसरे सूर्य महाराज पंचम के स्वामी, तीसरे गुरु महाराज। ठीक है, ये हो गए हमारे त्रिकोण के स्वामी। ये तीनों ग्रह त्रिकोण के हैं, लगन त्रिकोण है, पंचम त्रिकोण है, नवम त्रिकोण है। अब अगर ये त्रिकोण के स्वामी किसी केंद्र के स्वामी के साथ, पॉइंट नोट करिएगा, अगर किसी कुंडली में त्रिकोण का स्वामी किसी केंद्र के स्वामी के साथ बैठे, बैठना मतलब उसी को क्या बोल दिए, योग बोल दिए, युति करे। अगर त्रिकोण का स्वामी केंद्र के स्वामी के साथ बैठे तो उसी को बोल दिए अब कारक ग्रह क्या हो गया, योग कारक हो गया, क्योंकि उसने योग बना लिया। त्रिकोण का स्वामी केंद्र के स्वामी के साथ योग करेगा तो उसी को योग कारक होकर के अब वो क्या हो गया, राजयोग कारक हो गया। अब वो राजयोग बनाने लगा। अब इस राजयोग में भी कुछ बातें हैं। जैसे इसी लगन में मैं लेता हूं मंगल को, एक चीज स्पेशल जान लीजिए। अगर कोई ग्रह लग्नेश है, लगन का स्वामी है, तो उसे लग्नेश ही मानेंगे, ना कि अष्टमेश मानेंगे, जब तक कि वह अष्टम भाव में ना बैठा हो। अगर मंगल अष्टम भाव में बैठा है तो वह अष्टमेश हो गया, लग्नेश भी है, लेकिन अष्टम भाव में बैठ करके तब अष्टम भाव का भी वो फल बढ़ाएगा, देगा। चूंकि स्वराशि का होगा तो स्वराशि का कोई भी ग्रह किसी भी भाव के फल को बिगाड़ता नहीं है। मंगल अगर अष्टम में नहीं है तो उसे लग्नेश ही कंसीडर करेंगे। अगर मंगल अष्टम में है तो लग्नेश और अष्टमेश दोनों मान लेंगे। अभी इस पे और चीज आगे बताएंगे। मंगल यहाँ पे लग्नेश, लग्न का स्वामी हमेशा लग्नेश ही रहेगा। वह छठे का भी स्वामी होगा तो उसे छठे का स्वामी नहीं मानेंगे, लग्नेश ही मानेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास तीन ग्रह है, मंगल सूर्य और गुरु, ये तीन ग्रह हैं। इनकी युति किसके किसके साथ हो जाए, पहला केंद्र क्या हो गया, ये चंद्रमा के साथ इन तीनों में से कोई ग्रह बैठे, दूसरा क्या हो गया, शुक्र, तीसरा क्या हो गया, शनि। अगर ये जो हमें तीन योग कारक मिले हैं, ये इन तीनों में से किसी के स्वामी के साथ बैठे तो अब इसी को बोलते हैं राजयोग। यानी कारक ग्रह की जरूरत कहाँ पड़ती है भैया, राजयोग देखने के लिए कि कारक ग्रह हमारा कहीं योग कर ले। आपके पास जो है चंदन का पौधा है, लेकिन उसकी उपयोगिता कब है, जब आप उस पौधे को जमीन में लगा देंगे तब है ना, नहीं तो कितने दिन आपके पास रह पाएगा। जब आपके हाथ में अमृत का कलश है, घड़ा है, अमृत आपके हाथ में है किसी बर्तन में, लेकिन उसकी उपयोगिता है पीने में। ऐसे ही योग कारक की, जो कारक ग्रह जिसे आप कहते हैं, उसकी उपयोगिता इसीलिए है कि वह चतुर्थ सप्तम या दसम भाव के स्वामी के साथ योग कर ले। तब इसीलिए उसकी उपयोगिता है कि वह राजयोग बनाए, कारक से योग कारक बने। अब अगली बात, अब इसी में हमें चार केंद्र मिले। चार ग्रह कौन कौन से मिले, चंद्रमा शुक्र और शनि मिला है। अब इनमें से आपको ये देखना है कि ये जो तीन ग्रह आपके योग वाले हैं, योग कारक, इनमें से इन तीनों का मित्र कौन कौन है, इन चार तीनों केंद्रों में से। अगर आप मेष लगन के लिए देखेंगे तो मेष लगन के लिए देखिए मित्र कौन है, चंद्रमा मित्र है। उसके बाद दूसरे नंबर पे शुक्र है और शनि का तो शत्रुता है, यानी हम इसे तीसरे नंबर पे रखेंगे। यानी मेष लगन में ये जो तीन हमारे त्रिकोण बने, प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इन भावों का स्वामी अगर चंद्रमा से योग करेगा तो सबसे तगड़ा योग इसी को मानेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो त्रिकोण का स्वामी होगा और जो केंद्र का स्वामी होगा, दोनों क्या होंगे, परस्पर मित्र होंगे। तो मेष लगन में त्रिकोण
के ग्रह यानी जिसे कारक बोलते हैं, अगर वह चंद्रमा के साथ योग करेगा तो राजयोग हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर इन ग्रहों ने चंद्रमा के बजाय शुक्र से योग किया, तो शुक्र से योग करने पर तब भी उसे राजयोग बोला जा सकता है, राजयोग रहेगा। लेकिन चंद्रमा के साथ जो स्वच्छ और सुंदर राजयोग बना है, चांद तो पंचमी को भी रहता है आकाश में, अष्टमी को भी रहता है और पूर्णिमा को भी रहता है। तो ये जो योग बन रहा है, ये पूर्णिमा के चाँद वाला राजयोग, मतलब मैं ये नहीं कि पूर्णिमा तिथि इसमें ना लाइएगा, ना चाँद है, मैं सिर्फ उपमा देके समझाना चाह रहा हूँ। और जो ये राजयोग बन रहा है, इसमें मंगल और शुक्र में परम मैत्री नहीं है, सूर्य और शुक्र में नहीं है, गुरु और शुक्र में नहीं है। तो ये वाला राजयोग राजयोग है, लेकिन इसमें वही चंद्रमा जैसे पूर्ण प्रकाशित नहीं हो, तो अँधेरा छाया ही रहता है, थोड़ा बहुत असर रहता है, तो वही थोड़ा बहुत असर वाला राजयोग ये बनाएगा। लेकिन फिर भी अगर मेष लगन में शुक्र के साथ इन तीनों में से कोई भी ग्रह बैठा है, तो इसे राजयोग तो नहीं कहेंगे, उत्तम राजयोग नहीं बना, लेकिन धन योग इसे कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? धन योग कहेंगे। अगला सूत्र नोट करिए। अगर त्रिकोण का स्वामी, लगन का स्वामी, पंचम का स्वामी और नवम का स्वामी, वो स्वामी धन भाव के स्वामी के साथ, लाभ भाव के स्वामी के साथ बैठे, तो इसे धन योग बोलते हैं। और उत्तम धन योग बोलेंगे इसे, चाहे जो दो ग्रह एक दूसरे के साथ हों, कितने ही विरोधी क्यों ना हो। तो यहाँ पे शुक्र धन भाव का भी स्वामी बनता है और एक केंद्र का भी स्वामी बनता है। तो अगर हम शुक्र के साथ में मंगल, सूर्य और गुरु की युति पा रहे हैं, तो यहाँ पे यह बन जाएगा उत्तम धन योग। अब इसे राजयोग ना बोल के धन योग बोल दीजिए। राजयोग और धन योग दोनों मिलती चीजें हैं, इसका भी मैं अंतर आपको बता देता हूँ। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जैसे कि आपको, हमको, सबको जीवन में नुकसान होता है, धन का होता है, सेहत का होता है, काम का होता है। कभी कोई व्यक्ति 2-4 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीने तक की कमाई पे पहुंचा, फिर पता चला कि ग्रह दशा बदली, समय बदला, वो 10 लाख का आदमी 10,000 रुपए की नौकरी ढूंढने लगा। समझ रहे हैं? तो जब किसी अच्छे ग्रह की दशा थी, तो उस ग्रह ने उसको उस ऊंचाई पे पहुंचा दिया। बाद में उस ग्रह की दशा निकली तो वो 10 लाख से 10,000 पे आ गया। हजार हजार करोड़ की कंपनी खड़ी कर लिए लोग, और आज उनकी स्थिति ऐसी थी कि हमारे 1200 रुपए फीस के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं थी। तो उन लोगों ने ये सारी चीजें बताई कि गुरुजी बहुत दिन से प्रयास करके तब 1200 रुपए इकट्ठा किया हूँ, 1000 करोड़ की कंपनी हो गई थी, पार्टनर ने ऐसा ऐसा किया, सब अब घर भी गिरवी रख दिए हैं, जहाँ कंपनी गई, धन गया, जिसमें रहते हैं वो भी चला गया। तो ये चीज का महत्व मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई एक ग्रह अच्छा है तो वह अपनी दशा में शीर्ष में पहुंचा देगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शुद्ध राजयोग बन गए 1-2, कितना भी बुरा समय आएगा, लेकिन धन की स्थिति नहीं बिगड़ने पाएगी। कोई आपका 1000 करोड़ की कंपनी है, 100 करोड़ आपके डूब जाएँगे और आपकी डेली इनकम जो है, अगर वह 1 लाख रुपए है, तो अगले दिन भी, अगले महीने भी वो 1 लाख रहेगी, 90,000 हो जाएगी, लेकिन वहाँ से वो 10-20 हज़ार पे नहीं आएगा। राजयोग आपको देता रहेगा, यानी कोई बुरा ग्रह है जो आपको पीड़ित कर रहा है, वो छीनता रहे, लेकिन राजयोग आपको पीछे से देता ही देता रहेगा, वो खत्म होने वाला नहीं है। इसीलिए लोग राजयोग के लिए लालायित रहते हैं। राजयोग जब होगा, तो आप जो धन खोए हैं किसी भी खराब ग्रह दशा के कारण, वो उसे मेंटेन करता रहेगा। और जब कुंडली में सिर्फ धन योग है, तो वह धन आपको मिलेगा।
लेकिन अगर कहीं कोई ग्रह खराब पड़ गया, उसकी दशा अंतर्दशा आई, तो धन चला भी जाएगा। इसीलिए लोग राजयोग के लिए लालायित रहते हैं। कि एक राजयोग, जैसे पहले के समय में क्या होता था, अब सब हर जगह यही था, शहर था या लगभग सब लोग सोचते थे सरकारी नौकरी मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए। नौकरी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है नौकरी छूटने का, और फिर रिटायरमेंट के बाद में पेंशन की भी व्यवस्था। तो जो मेंटेलिटी पहले के समय में सरकारी नौकरी के प्रति थी, वही चीज कुंडली में राजयोग के प्रति समझ लीजिए। कि अगर राजयोग मिल गया, 2-3 राजयोग मिल गया, 2-3 क्यों, एक से ही काम क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हर कुंडली में कुछ बुरे योग भी तो होते हैं। तो राजयोग आपका इतना रहे कि दुर्योग से ज्यादा हो जाए। अगर 5 दुर्योग बना है तो अकेला राजयोग क्या करेगा? 5 जो है योद्धाओं के बीच में अकेला अभिमन्यु क्या कर पाएगा? अंत लड़ेगा, संघर्ष करेगा, लेकिन अंततः मरेगा। तो इसीलिए राजयोग भी अधिक हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो राजयोग क्या करता है, ये चीज़ बता देता है कि अन्य ग्रह खराब होंगे, खराब ग्रह दशा स्थिति आएगी, लेकिन जब एक बार राजयोग एक्टिवेट होगा, तो जीवन भर इतना तो रहेगा कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना और सुख साधन सुविधा नहीं जाने पाएगी। जैसे मुकेश अंबानी है और इनके भाई अनिल अंबानी थे। अनिल अंबानी का देखिए सब कुछ बिक गया, लेकिन फिर भी कंपनी गई, सब गई, लेकिन अभी भी ठाट बाट रहन सहन सब कुछ वैसा ही है। तो कहीं ना कहीं राजयोग था, जो एक दो राजयोग बचे हुए हैं वो इनको बचा रहे हैं। बिजनेस का योग नहीं रहा होगा कुंडली में सफलता का, तो पतन पे आ गए। लेकिन कहीं ना कहीं राजयोग है जो उनको जीवन भर सुखी रख लेगा। ल- ऐसा नहीं है कि उनको जो है 1,50,000 रुपए के लिए फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा मरते दम तक। वो कहीं ना कहीं कुंडली में बनी है। आप लोग भी देखेंगे इन फ्यूचर कुंडली उन लोगों की, जो सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो समझ में आएगा। यानी राजयोग के लिए हम लालायित क्यों रहते हैं? क्योंकि अगर हमारी कुंडली में कुछ अच्छे राजयोग बन गए 2-3, तो बुरे समय में भी राजयोग हमें बैकअप देता रहेगा। हमें जो है अर्श से फर्श पे नहीं आने देगा। हम संघर्ष करेंगे, लेकिन वहीं अर्श पर ही करेंगे, फर्श पे आके संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे मेष लगन में सबसे अच्छा राजयोग क्या हुआ? अगर गुरु सूर्य मंगल की युति चंद्रमा से हो जाए तो। अब यहाँ सवाल उठेगा कि अगर सूर्य और चंद्रमा की युति होगी तो चंद्रमा अस्त हो जाएगा। अस्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी यह एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसे पानी में चीनी मिलाया गया तो चीनी घुल गया, लेकिन पानी को मीठा कर दिया। चंद्रमा स्वयं तो घुल गया, स्वयं के अस्तित्व को तो मिटा देगा, लेकिन ऐसी स्थिति में कम से कम सूर्य तो बढ़िया हो ही जाएगा। चंद्रमा नहीं होगा, लेकिन सूर्य तो अच्छा हो ही जाएगा। सूर्य राजयोग दे देगा, चंद्रमा भी अपनी अपनी ऊर्जा इसी में मिला दिया, रोशनी। अस्त ग्रह का मतलब क्या है? चंद्रमा जब सूर्य के समीप जाएगा तो जो चंद्रमा की अपनी स्वयं की चमक है वो सब सूर्य के आगे खत्म हो जाएगी, यानी इसकी रोशनी इसी में मिल जाएगी। मैं एक बल्ब जलाता हूँ, मान के चलिए वह बल्ब 200 वाट का है। अब मेरे उस 200 वाट के बल्ब के आगे आप एक छोटी सी मोबाइल की टॉर्च जलाइए, तो वो मोबाइल की टॉर्च क्या हुई, उस बड़ी रोशनी के सामने अस्त हो गई। अब आप ये बताइए, क्या जब मेरे 250 वाट के सामने आपने अपने मोबाइल का टॉर्च जलाया है, तो क्या आपके मोबाइल की रोशनी मर गई, खत्म हो गई, वो रोशनी देना बंद कर दी? आप मोबाइल को देखेंगे तो मोबाइल रोशनी दे रही है, जितना दे रही थी पहले अभी भी उतना ही दे रही है। बस अंतर यह हुआ कि उस बड़े लाइट के आगे इसकी लाइट दिख नहीं रही, क्योंकि उस बड़ी रोशनी में इसकी रोशनी घुल गई, मिल गई। अस्तित्व उसका दिख रहा है उस लाइट का, लेकिन इसी में उसने अपना थोड़ा बहुत जो था मिला दिया। यानी अस्तग्रह ऐसा नहीं है कि वो काम वो करता है, काम अस्तग्रह भी अपना काम करता है, लेकिन चूंकि वह सूर्य की रोशनी के सामने फीका होता है, तो उसकी रोशनी ना जान करके उसकी रोशनी सूर्य की रोशनी ही काउंट हो जाती है, बस।
तो ये चीज होता है। चंद्रमा सूर्य को अच्छा कर देगा, राजयोग बन जाएगा, और अगर मंगल चंद्रमा की युति बनेगी तो बहुत अच्छा। अब एक पॉइंट और यहाँ पे बोलना है। अगर यह जो योग बन रहा है केंद्र और त्रिकोण का योग, अगर किसी केंद्र और त्रिकोण में ही बने, वाह क्या पूछना है, इसी को तो राजयोग कहते हैं। अगर केंद्र और त्रिकोण में बना तो अगर यही राजयोग छठे भाव में बना, अष्टम भाव में बना या 12वें भाव में बना, तब अब खराब हो गया। तब भी असर दे देगा, कुछ तो देगा ही, योग है दो अच्छे भावों का, ठीक है। लेकिन अब ऐसी बाल्टी में पानी भरना हो गया जिसमें नीचे से छेद है। तो 6, 8, 12 में अगर बन रहा है यह राजयोग, इन भावों के स्वामी है, तो अल्प प्रभाव मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर केंद्र या त्रिकोण में ही बन रहा है तो बहुत अच्छा मिलेगा। अगर धन भाव में बना या लाभ भाव में बना तो भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। कारण, क्योंकि ये दोनों राजयोग का संबंध धन से बहुत तगड़ा होता है। धन बिन राजयोग नहीं संभव है। या तो व्यक्ति सन्यासी हो, दिखावे का नहीं, मन से सन्यासी हो, तो ठीक है, उसके लिए 1 रुपए ही 1 करोड़ के बराबर है, जिसको सिर्फ एक वक्त का भोजन ही चाहिए, ऐसा सन्यासी हो। तो अगर धन भाव में बना, लाभ भाव में भी बना, धन से जुड़े भाव में, तो भी उत्तम फल देगा। तृतीय में बना है तो भी फल देगा, 6, 8, 12 की अपेक्षा अधिक देगा। नवम में बना, नवम तो त्रिकोण में आ ही गया, समझ ही रहे हैं। 6, 8, 12 में कोई भी राजयोग जाएगा तो उस पे अब विचार करेंगे कि किस राशि में है और कौन सा ग्रह है, उस भाव का स्वामी क्या है, मतलब फल घट गया, अब यहाँ पे एनालिसिस होगा। लेकिन अगर केंद्र त्रिकोण में बना है, किसी ग्रह की डिग्री कम हो, कोई ग्रह अस्त हो, तब भी वह बहुत प्रबल है, बहुत सक्षम है राजयोग देने में। 11th में बना, द्वितीय में बना, तो राजयोग कहिए, चाहे उसे अब महाधन योग कह दीजिए, राजयोग से हल्का करेंगे तो धनी योग आ जाएगा, महाधनी योग बन गया। तृतीय में बना तो धन योग बना। 6, 8, 12 में गया तो यानी व्यक्ति के पास धन आएगा, राजयोग बनेगा। लेकिन धन आएगा, व्यक्ति खर्चा करेगा, पैसा खत्म। पैसे से संपन्न नहीं रहेगा, पैसे से जो सुख मिलने वाला है वो सारा सुख मिलेगा, पैसा नहीं इकट्ठा कर पाएगा। मतलब और भी सारी चीजें होंगी, धन भाव का स्वामी वगैरह भी देखेंगे। यानी आपको ये बात समझ में अब आ गई होगी कि धन योग किसे कहेंगे। धन योग में एक चीज मैंने बताया, ये त्रिकोण के स्वामी केंद्र के स्वामियों के साथ योग करें, और इन केंद्रों में से जो मित्र होगा त्रिकोण का, जैसे चंद्रमा यहाँ पे लगन का मित्र है, सूर्य का, गुरु का, तो सबसे तगड़ा ये बनाएगा। शुक्र चूंकि शत्रु है इन तीनों का, लेकिन फिर भी धन भाव का स्वामी है, तो राजयोग बना लेगा। लेकिन शनि के साथ राजयोग नहीं बनेगा। एक तो कारण ये है कि लगन का शत्रु है शनि, पहला चीज। दूसरा सूत्र नोट करिए, अगर कोई भी ग्रह दसम भाव के साथ साथ एकादश भाव का भी स्वामी है, जैसा कि मेष लगन में, तो वह ग्रह राजयोग में भूमिका नहीं लेता है। यानी मेष लगन में शनि राजयोग में भूमिका नहीं लेगा, नोट करिए पॉइंट। एकादश भाव का भी स्वामी है, इसलिए। यही नहीं, कोई दूसरा भी ग्रह अगर एकादश भाव का, यानी जो जो भाव मैंने क्रूर भाव नोट करिए, तीसरा भाव, छठा भाव और एकादश भाव, अष्टम नहीं, द्वादश नहीं, अष्टम तो त्रिक में आएगा, ये तीनों भाव क्रूर होते हैं। अगर कोई ग्रह एकादश भाव का भी स्वामी हो गया है, तब वह राजयोग में भाग नहीं लेगा। अब यहाँ मान लीजिए 9 नंबर लिखा है, 9, 10, 11, 12, तो गुरु एकादश भाव का स्वामी हुआ और धन भाव का भी स्वामी हुआ। गुरु अगर कहीं योग करेगा तो राजयोग नहीं बनाएगा। हाँ, धन योग ऐसे योगों को बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। अब चलिए दुर्योग की बात करते हैं, मारक की। जैसे मैंने योग कारक बताया और राजयोग का बताया कि हाँ, अगर ये ग्रह एक साथ हो, लगन में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, दसम में या पंचम में, नवम में, यानी केंद्र त्रिकोण में हो, तो राजयोग का अनूठा फल होता है। इसी प्रकार से आप ये भी जान लीजिए दुर्योग के बारे में। अगर दुर्योग कुंडली में बना, जैसे शुक्र इस कुंडली में मारक होगा, मेष लगन में शुक्र मारक होगा और बुध मारक होगा, अगर ये मारक होकर के बुरे भावों में बैठेंगे तो बुरा फल और अधिक दे देंगे, बुरा फल अधिक दे देंगे। और अगर
केंद्र त्रिकोण में पड़ जा रहे हैं, लाभ में पड़ जा रहे हैं, अच्छे भाव में, तो मारक होकर के शारीरिक कष्ट तो दे देंगे, लेकिन अन्य प्रकार से हमारे जीवन को अस्त व्यस्त नहीं करेंगे। अगर मारक 6, 8, 12 या खराब भाव में वो भी पीड़ित हो, तो हमें ज्यादा कष्ट दे देता है, शारीरिक के बजाय आर्थिक, सामाजिक, मानसिक सब प्रकार से दे देता है। अब एक चीज और देखिए, एक राजयोग होता है विपरीत राजयोग। अगर छठे भाव का स्वामी छठे भाव में हो, 8वें में हो या 12वें में, यानी इस 6 का स्वामी 6 में, चाहे 8 में, चाहे 12 में, इसी प्रकार से अष्टम का स्वामी अष्टम में हो, या छठे भाव में हो या 12वें भाव में हो, इन 3 भावों के स्वामी परस्पर एक दूसरे के भावों में हो, इन्हीं भावों में हो, तो इसको विपरीत राजयोग बोलते हैं। अगर मेष लगन की कुंडली में अष्टम भाव में मंगल आ गया, तो अब अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ गया ना, अष्टम भाव का स्वामी मंगल हुआ और अष्टम भाव में आ गया, लेकिन ये विपरीत राजयोग नहीं बनाएगा, याद रखिएगा। अगर वही ग्रह लग्नेश भी है, तब वह अगर 6, 8 और 12 का स्वामी हो रहा है, तब वो विपरीत राजयोग नहीं बनाता है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट नोट करिए आप लोग। अगर कोई ग्रह लग्नेश होते हुए 6, 8, 12 का स्वामी होगा, तो विपरीत राजयोग नहीं बनाएगा। एक दूसरा लगन का उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कुंभ लगन की कुंडली है, कुंभ लगन की कुंडली है। कुंभ लगन मतलब क्या हो जाएगा कि पहले घर में 11 नंबर की गिनती रहेगी ना, यहाँ 11 नंबर ऐसे रहेगा, तो यहाँ कौन सा नंबर पड़ेगा? 10 नंबर पड़ेगा। ये 11 हो गया, ये 10। अब शनि अगर यहाँ पर है, तो क्या विपरीत राजयोग बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि शनि क्या है? लग्नेश भी है। लग्नेश अगर कोई ग्रह है, तो वो 6, 8, 12 भाव में अपनी ही राशि में होगा, तो भी विपरीत राजयोग नहीं काउंट करेंगे। इस दिस ओके? यानी मेष लगन में मंगल विपरीत राजयोग नहीं बनाता है। मारक समझ में आ गया होगा, कारक समझ में आ गया होगा। जब आगे कुंडली विश्लेषण होगा तो कुछ ज्यादा ही समझ में आएगा। अभी आ जाते हैं कुछ सूत्रों पे। कुछ सूत्र हमने नोट किए हैं आपके लिए। इतना तो मैं बोला, लगभग मैंने कवर कर लिया, लेकिन फिर भी मैं नोट देख लेता हूँ एक बार, कि कुछ छूटा हो तो रिपीट हो जाए। देखिए, इसमें जो मैंने पीडीएफ भेजा है आपको, इस पीडीएफ में मैंने आपको मेष लगन के स्वभाव वगैरह के बारे में भी बताया है। मेष लगन का स्वामी कौन सा होता है? मंगल। और प्रतीक क्या होता है? मेष मतलब होता है सीप, भेड़। और भेड़, अच्छा एक मुहावरा आपने सुना होगा, जब कोई व्यक्ति सबकी देख देख करके जो सब कर रहे हैं वही काम वो भी करता है, तो उसको कहते हैं भेड़ चाल। तो मेष लगन वाले थोड़ा भेड़ चाल वाले होते हैं। जिस प्रवाह में सब लोग जाते हैं, समाज जाता है, जिसका ट्रेंड चलता है, उसी दिशा में, ट्रेंडिंग दिशा में चलना चाहते हैं। मेष लगन वाले मूडी होते हैं। मेष लगन वाले मूडी, मूडी मतलब इंग्लिश शब्द ही है मूडी, ये तो समझ में आ रहा होगा। मूडी होते हैं यानी थोड़ा अपने मन की करने वाले होते हैं। जब इनको झटका लगता है, ठोकर लगता है, असफलता मिलती है, तब ये अपना रास्ता बदलते हैं। अन्यथा शुरू में इनको यही लगता है कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो ठीक है। ये जो है इनके अंदर अंदर जो है, चूंकि मेष लगन है, मंगल स्वामी है, मंगल सेनापति है, तो शारीरिक रूप से श्रम करने में ये इन जनरल सक्षम होते हैं। अगर कुंडली में कोई सेहत को बिगाड़ने वाला योग ना बने, तो ये जो है शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं और शरीर से अच्छा मेहनत कर लेते हैं। भाग्योदय वर्ष 6, 22, 28, 32 और 36 होता है। फिलहाल ये सब आप लोग पीडीएफ में पढ़िएगा। अब मैं सीधे विश्लेषण पे आऊंगा। विश्लेषण इनका ये है, पहली चीज, अभी मैंने एक सूत्र आपको बताया, मेष लगन में मंगल जो है लगन और अष्टम का स्वामी है। चूंकि मंगल की 2 राशियां हैं, मेष राशि है और वृश्चिक राशि है, यह लगन का स्वामी जो भी है, भले ही वह 6, 8, 12 का स्वामी हो, योग कारक उसे मानना है। लगन का स्वामी हमेशा योग कारक होता है। दूसरा, इस कुंडली में मंगल विपरीत राजयोग में नहीं आएगा। मतलब अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसी में कुछ नए पॉइंट भी मिलेंगे। इस लगन में मंगल विपरीत राजयोग में शामिल नहीं होगा, 8वें भाव में बैठेगा जब, क्योंकि मंगल लग्नेश है, लग्नेश विपरीत राजयोग में शामिल नहीं हो सकता। तीसरा,
मेष लगन की कुंडली में दूसरे भाव का और सातवें भाव का स्वामी शुक्र होता है, इसलिए शुक्र देव यहाँ पे प्रबल मारक है। दूसरा, बुध तीसरे भाव और छठे भाव का स्वामी होता है, जो कि क्रूर भाव है। इसलिए मेष लगन में बुध और शुक्र ये दो ग्रह प्रबल मारक बनते हैं। ये दोनों ग्रह अपनी क्षमता अनुसार एक दूसरे की महादशा अंतरदशा पड़ जाए तो कुछ ज्यादा देंगे, जैसे शुक्र की महादशा हो, बुध की अंतरदशा, तो कुछ ज्यादा तकलीफ देंगे। किसी अन्य ग्रह की महादशा हो, बीच में इनकी अंतरदशा पड़े, तो उस हिसाब से कम तकलीफ देते हैं। अब किसी कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है मेष लगन की कुंडली में, और बुध की जो चल रही है अंतरदशा, और उसी समय 7.5 चल रही हो शनि की, गोचर में ग्रह खराब हो, तब बड़ा कष्ट मिलेगा शारीरिक रूप से, ये भी जानना चाहिए। इस लगन की कुंडली में शुक्र के लिए हीरा स्टोन आम तौर पे नहीं पहनना है। शुक्र धन का स्वामी है। अगर शुक्र अच्छे भावों में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, पूर्ण रूप से अस्त हो, तब थोड़ा बहुत व्यक्ति की स्थिति और परिस्थिति देख करके पहनाया जा सकता है। यानी हीरा नहीं पहनना है, शुक्र का स्टोन नहीं पहनना है इस लगन में, और बुध का स्टोन नहीं पहनना है, और एक शनि का स्टोन नहीं पहनना है। अब अगर किसी व्यक्ति का कामकाज खराब होगा, शनि जो है 6, 8, 12 में या बहुत बुरा स्थिति में नहीं है, केंद्र या त्रिकोण में है, अस्त वगैरह है, तो थोड़ी-सी उस हिसाब से डोज़ दे सकते हैं। अच्छा, स्टोन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको टाइफाइड किसी को हुआ, हमको हुआ, आपको हुआ, किसी को टाइफाइड हुआ, तब की दवा की डोज़ और नॉर्मल बुखार की डोज़ अलग होती है, जानते हैं सब लोग। टाइफाइड होता है तब लगातार जो है एंटीबायोटिक चलेगा, इंजेक्शन लगेगा, और नॉर्मल बुखार हुआ वैसे किसी कारण भीग गए बारिश वगैरह में, इस कारण से तो 1-2 खुराक खाने से ठीक हो जाता है। तो एक स्थिति ऐसी है जब दवा का डोज ज़्यादा है, एक स्थिति है 1-2 खुराक है, एक स्थिति ऐसी है कि बालक को जो है किसी बच्चे को 100 एमजी पैरासिटामॉल दिया जाएगा। वही पैरासिटामॉल 10 साल उससे अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए, बच्चे से जो 10 साल अधिक है उसको 200 250 एमजी देंगे। हमारे आपके लिए 600 एमजी हो जाता है। तो ये ग्रह को कितने पावर की ज़रूरत है उसी हिसाब से स्टोन बताया जाता है। कुछ लोग वेट के हिसाब से देखते हैं। आप जाइए डॉक्टर से पर्चा लिखवाइए, तो डॉक्टर आपको पैरासिटामॉल की डोज़, अगर आपकी उम्र 42 साल है और एक व्यक्ति वहीं पे 42 साल की उम्र में 70 किलो का है और दूसरा व्यक्ति 100 किलो का है। तो 100 किलो वाले को ये थोड़े कहेगा कि लो तुम 1200 एमजी पैरासिटामॉल एक टाइम में खाना, और ये अगला व्यक्ति 600 एमजी खाएगा। वज़न से नहीं मतलब है। ग्रह को कितना बल देने की ज़रूरत है उस हिसाब से स्टोन दिया जाता है। यानी स्टोन पहनने से ग्रह का बल हमेशा बढ़ता है, ये चीज़ जानिएगा। स्टोन पहनने से सिर्फ ग्रह का पावर बढ़ता है। अब वो अच्छा-बुरा जिन भाव का स्वामी है उसी हिसाब से उसका बल बढ़ जाएगा। तो अगर कोई बहुत विशेष समस्या शुक्र से दिख रही है तो शुक्र का हल्का-फुल्का पहनाएँगे, जितने पावर की ज़रूरत रहेगी सिर्फ उतनी ही। कारक ग्रह का थोड़ा अधिक भी हो जाएगा तो भी चलेगा। जैसे आप अपने मित्र को घी खिलाइए, तो मित्र बलवान होगा चलो ठीक है, लेकिन शत्रु को घी खिलाएँगे, शत्रु बलवान होगा तो नुकसान ही करेगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। दूसरा, यहाँ पे शुक्र का और बुध का स्टोन नहीं बनेगा, शनि का कंडीशनल रहेगा। अन्य ग्रहों का स्टोन बनेगा, जैसे मंगल का स्टोन बनेगा, सूर्य का बनेगा, गुरु का बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आँख बंद करके पहनना है। मंगल का बनेगा, और मंगल वो अष्टम में बैठा होगा तब मंगल का भी नहीं पहनना है। मंगल छठे में है, 12वें में है, तब भी नहीं पहनना। अगर 6, 8, 12 में हो मंगल और पूर्ण रूप से अस्त हो तब पहन लेना है। अगर कारक ग्रह किसी भी भाव में है और पूर्ण रूप से अस्त है, पूर्ण अस्त है कारक ग्रह, भले ही किसी भाव में हो, तब स्टोन पहना सकते हैं। कोई भी ग्रह अगर 6 में है, 8 में है, 12 में है, कारक है, पूर्ण रूप से अस्त है, तो स्टोन पहनाइए, लेकिन हल्का ही पहनाइए। अगर अन्य भाव में हो तो अच्छा स्टोन पहना सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप किसी की कुंडली देख रहे हैं, पॉइंट नोट करिएगा। किसी की कुंडली देख रहे हैं और मेष लगन की कुंडली आपको दिख गई, और दशा आपने देखा, अंतरदशा देखा, अगर शुक्र की महादशा दिख रही है, बुध की अंतरदशा,
या बुध की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा दिख गई तो बुध और शुक्र दोनों ग्रहों का दान जरूर बताएंगे। पॉइंट नोट करिए। किसी भी कुंडली में जो दो ग्रह, हर कुंडली में दो ग्रह प्रबल मारक बनते हैं। किसी भी कुंडली में जो भी दो प्रबल मारक ग्रह मिलते हैं, अगर उन्हीं की परस्पर महादशा या अंतर्दशा हो या जब भी आने वाली हो, उस समय के टाइम फ्रेम में, उस टाइम फ्रेम में जातक को उन ग्रहों का जप और दान करने के लिए बताना है। ये चीज आप नोट कर लीजिए। यानी मेष लगन वाले शुक्र और बुध का दान कर सकते हैं। शुक्र से भी ज्यादा जरूरी किसका है? बुध का, क्योंकि ये छठे रोग ऋण शत्रु का स्वामी है। शुक्र तो एक जगह से धन भाव का भी स्वामी है, कुछ अच्छा भी है। तो अगर कोई व्यक्ति मेष लगन का है, कुंडली दिखाया, बुध की दशा चल रही है, बुध पीड़ित होगा, तो उसकी समस्या का कारण क्या है? बुध है। शुक्र की दशा है तो समस्या का कारण क्या है? शुक्र। खराब ग्रहों का दान और जप। जप करने से ग्रह प्रसन्न होता है। प्रसन्न जो होता है वह अपना अशुभ प्रभाव देना बंद कर देता है। और दान करने से क्या है? ग्रह कमजोर होता है। अब अगर आपका जो नुकसान करने वाला है, अगर उसका बल कम होगा तो नुकसान करने का भी परिमाण कम हो जाएगा। आगे देखिए। इस लगन की कुंडली में छठे आठवें भाव में विपरीत राजयोग बनेगा। ये कौन कौन से ग्रह बनाएंगे इसे भी अब हम देखते हैं। इस कुंडली में सबसे तगड़ा विपरीत राजयोग बनाने वाला ग्रह कौन सा है? बुध। क्योंकि बुध दो सबसे क्रूर भावों का स्वामी है। अगर बुध छठे भाव में बैठेगा मेष लगन की कुंडली में तो तगड़ा विपरीत राजयोग बनेगा। अगर बुध अष्टम भाव में बैठेगा तो तगड़ा विपरीत राजयोग बनेगा, किसी भी राशि में हो। मेष लगन है तो किसी भी राशि में क्या होगा? मेष लगन है तो इन्हीं राशियों में रहेगा। बुध अगर द्वादश भाव में बैठ रहा है तो विपरीत राजयोग बनाएगा। इसी प्रकार से अगर गुरु छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में बैठ रहा है तो विपरीत राजयोग में हिस्सा लेगा। मंगल विपरीत राजयोग में हिस्सा नहीं लेगा। मेष लगन में बुध सबसे तगड़ा विपरीत राजयोग बनाने वाला ग्रह है। विपरीत राजयोग बनता कब है, क्या है, कैसे? सबका लेसन बना हुआ महाराज, विस्तार से बताए हैं, समझाए हैं। सब कुछ यही नहीं चलेगा। आप लोगों के कोर्स के लिए 1.5 लाख का पैनल, 1.5 लाख का कैमरा लाख ला करके सब रिकॉर्ड किए हैं, उसको देखना पड़ेगा। तो ये बात हो गई। अगली बात पे चलते हैं मेष लगन के। अगली बात यह है कि मेष लगन में हमें ये जो हमारा तृतीय भाव और छठे भाव का स्वामी है जो अशुभ है, इसका हम रुद्राक्ष बताएंगे। कोई भी किसी भी लगन में जो दो ग्रह सबसे प्रबल मारक आ रहे हैं, कितने ग्रह प्रबल मारक आएंगे? दो ग्रह आएंगे। मतलब वैसे रुद्राक्ष तो किसी का भी पहना जा सकता है, लेकिन जो दो प्रबल ग्रह मारक आ रहे हैं अगर वो कुंडली में कहीं से भी खराब है तो उनका क्या बताना है? रुद्राक्ष धारण करवा दीजिए। रुद्राक्ष क्या करता है? नकारात्मक प्रभाव को बॉडी में जाने से रोकता है। रुद्राक्ष जो है शुभ फल नहीं देता है स्टोन की तरह। रुद्राक्ष निगेटिव एनर्जी को फिल्टर करता है, स्वयं के अंदर रोकता है, तो रुद्राक्ष बता सकते हैं। अगला चीज, इस जब भी इस कुंडली में, मेष लगन की कुंडली में, बुध के लिए हरी वस्तु का दान होगा और शुक्र के लिए सफेद वस्तु का दान होगा। शुक्र का दान क्या होगा? इसी समय दान वगैरह भी लिख लीजिए सब लोग। बुध के लिए हरा वस्तु हो गया, मूंग वगैरह हो गया, हरा वस्त्र हो गया, चारा हो गया। और शुक्र के लिए चावल हो गया, चांदी हो गया, घी हो गया, और सफेद वस्त्र हो गए, दूध दही हो गया। तो इन वस्तुओं का दान कराना चाहिए। अब इस कुंडली में सबसे अच्छी स्थिति में चंद्रमा अगर किसी के भी साथ है, मंगल के साथ है, सूर्य के साथ, गुरु के साथ अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा का स्टोन जरूर पहनवाइए। क्योंकि चंद्रमा अगर इन त्रिकोण के स्वामी के साथ होता है तो सबसे तगड़ा राजयोग बनवाता है। इसलिए चंद्रमा का स्टोन इस लगन में दिया जा सकता है। अगर चंद्रमा इस कुंडली में छठे भाव में आया हो,
8वें भाव में ही आया हो और 12वें भाव में ही क्यों ना आया हो, अगर चंद्रमा इन भावों में है और अस्त है सूर्य के साथ, तो भी चंद्रमा का स्टोन जरूर बताइए। अगर अकेला है तब की स्थिति अलग है, लेकिन अगर चंद्रमा सूर्य के साथ हो, मंगल के साथ हो, गुरु के साथ हो 6, 8, 12 में, तो भी चंद्रमा का स्टोन मोती जरूर पहनाना चाहिए। इस लगन में सूर्यदेव लग्न कुंडली के 5वें भाव के स्वामी हैं। सूर्य किस भाव का स्वामी है? पंचम भाव के स्वामी है सूर्य। और तीसरे तीसरे छठे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में सूर्यदेव अशुभ फल देंगे, पॉइंट नोट करिए। अगर सूर्य यहाँ के स्वामी है, कारक भले हैं, लेकिन अगर सूर्य महाराज में इस लगन की कुंडली में तीसरे भाव में हो, सूर्य जो है छठे भाव में हो, 7वें भाव में हो, सूर्य अष्टम भाव में हो, सूर्य 12वें भाव में हो, तो अशुभ फल देंगे। अब इसमें आपको एक चीज कॉमन दिखेगा, 6, 8, 12 तो हर ग्रह के लिए ही खराब है। 6, 8, 12 सिर्फ उसी के लिए अच्छा है जो 6, 8, 12 का स्वामी हो। तो 6, 8, 12 के अतिरिक्त मैंने सिर्फ 2 भाव और जोड़े हैं। एक तृतीय भाव, क्योंकि यहाँ पर बुध की राशि है, तृतीय भाव में सूर्य बुध की राशि में कंफर्ट जोन में नहीं रहता। ये जो मैंने 7वां लिया है, यहाँ पे सूर्य की नीच राशि है, इसलिए कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में खराब रहेगा। बृहस्पति को मैंने क्यों नहीं कहा, क्योंकि बृहस्पति 6, 8, 12 में जाके विपरीत राजयोग में शामिल हो जाएगा, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी है। लेकिन सूर्य 6, 8, 12 में जाके पीड़ित हो जाएगा। ये नहीं देखना मित्र के घर में, मित्र के घर में है तो थोड़ा कम पीड़ित होगा। कोई दूसरा लगन होता और तब सूर्य 6, 8, 12 में जाता, तब और ज्यादा पीड़ित होता। यानी अगर ग्रह 6, 8, 12 में मित्र के घर में है, तो वह स्थिति अच्छी है, इस बात के बजाय कि वह ग्रह शत्रु राशि में या नीच राशि में हो। अगर छठे, 8वें, 12वें भाव में ग्रह अपनी राशि में है, तो वो ठीक है, बुरा नहीं है, वह उस भाव में बिगाड़ेगा नहीं, आपको अशुभ नहीं देगा। हाँ, लाइफ में संघर्ष जरूर क्रिएट करेगा, लेकिन आपके जीवन को डुबोएगा नहीं। लेकिन अगर 6, 8, 12 में मित्र के घर में है, तो भी ठीक स्थिति है। नीच का है, शत्रु राशि में है, तब ये बुरी स्थिति है 6, 8, 12 में। ठीक है, कोई भी ग्रह। तो यहाँ पे सूर्य को मैंने लिया, मंगल को लूंगा ही नहीं क्योंकि ये विपरीत राजयोग बनाएगा नहीं, गुरु बनाता है तो उसको नहीं लिया। सूर्य जो है तृतीय में भी उतना अधिक पीड़ित नहीं होगा जितना कि छठे, 8वें और 12वें भाव में पीड़ित होगा, और यहाँ पर होगा, यहाँ पर तो नीच का ही हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में बड़ी परेशानियां खड़ी करेगा। अच्छा, एक चीज और अनुभव से पता चलता है, नीच का सूर्य है अगर उसके साथ कोई और ग्रह हो, तो उतना अशुभ प्रभाव नहीं देता है जितना अकेला नीच का सूर्य अशुभ प्रभाव देता है। अगर सूर्य के साथ कोई भी सूर्य का मित्र आ गया, तो उसके नीच प्रभाव में कमी आ जाएगी। अब शनि आ जाए तब नहीं आएगा, याद रखिएगा। एक तो सूर्य वैसे ही नीच का है और शनि प्रबल शत्रु आ गया तब नहीं। कोई भी शुभ ग्रह या मित्र ग्रह आ जाए, कोई भी ग्रह नीच का हो, मान लिया यहीं पर शनि नीच का होता है, मान क्या लिया, शनि नीच का यही होता है ना। अब शनि के साथ कोई इसका मित्र आ जाए, यहीं पर बुध आ जाए, यहीं पर शुक्र आ जाए, इसके मित्र हो गए। और शुभ ग्रह में कौन कौन सा हो गया, गुरु हो गया, गुरु आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो शनि स्वयं शुभ होने लगेगा। चंद्रमा तो पीड़ित हो जाएगा लेकिन शनि शुभ हो जाएगा। किसी भी नीच के ग्रह के साथ उसका मित्र का ग्रह हो, नोट कर लो आप लोग, नोट कर लीजिए क्या है, रख दो। अगर कोई भी ग्रह नीच का है, उसके साथ उसका मित्र है या शुभ ग्रह है, तो उतना नीच का प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि अकेला रहने पे पड़ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। कुछ लोग तो बहुत थक गए हैं आप लोगों में से, कुछ लोग, 2, 3 लोग यह सोच के निकल गए कि हम तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। आगे है, इसी कुंडली में अगर पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, नवम, दसम और एकादश भाव में सूर्य स्थित होता है, तो वह शुभ फल देता है। सूर्य के फल की बात कर रहे थे, बुरा कहाँ देगा वो मैंने बता दिया। अब अगर सूर्य पहले भाव में है, दूसरे भाव में है, चौथे भाव में है, सूर्य पंचम भाव में है,
और कहाँ हो, इन तीनों में तो गड़बड़ ही हो गया लगातार। यहाँ नीच, यहाँ 6 8, इस भाव में हो, इस भाव में हो, यहाँ हो, तो सूर्य अच्छा फल देता है, शुभ फल देता है। ठीक है। अगला चलेंगे, बृहस्पति इस लगन की कुंडली में 9वें तथा 12वें भाव का स्वामी है। भाग्येश भी यही है, इसलिए योग कारक ग्रह है। अगर बृहस्पति नवम भाव का स्वामी हो के 12वें भाव में जा रहा है तो विदेश का योग बनाएगा। लगन का स्वामी मंगल अगर 12वें भाव में जाएगा तो विदेश का योग बनाएगा। विदेश का योग कब कब बनता है, संभावनाएं मैं आज बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। लग्नेश, चतुर्थेश, नवमेश, दसमेश, अगर इनमें से कोई ग्रह 12वें भाव में जाता है तो विदेश का एक अपॉर्चुनिटी बनता है। हालांकि ये पूरा, अभी इस पे और सारे सूत्र हैं, लेकिन एक तो आप जान ही लीजिए। 12वां भाव दूर का है ना, लगन से सबसे दूर भाव कौन सा है, ये मत देखिए कि इसके बगल है, ये इसके बगल वगल नहीं है, इधर से चलेगा ऐसे, पहला घर दूसरा तीसरा ऐसे चलेगा, ये तो सबसे दूर आता है। मतलब ये रस्सी का दूसरा छोर है, 12वां भाव रस्सी का दूसरा छोर है तो बगल में ही, रस्सी ऐसे गोल घुमा के रखिए तो है तो पास में, ऐसे थोड़े लेकिन देखेंगे, आपको देखना तो रस्सी है ना, यहाँ से शुरू होगा तो ऐसे जाएगा, यहाँ आएगा, ये सबसे दूर है, तो लगन से दूर है सबसे दूर 12वां, दूर मतलब विदेश का तात्पर्य दूरी से ही होता है, दूर स्थान। तो लगन का स्वामी 12वें तो विदेश, चतुर्थ का स्वामी 12वें तो विदेश, दसम का गया, नवम का गया तो विदेश का योग बनता है। या 12वें भाव का स्वामी इन्हीं भावों में आ जाए तो भी विदेश का योग बनने लगता है। आगे चलेंगे, कुछ और एक दो सूत्र हैं, उसको ले लेते हैं। कारक मारक पे चिंतन कर लीजिएगा भैया, और ऐसा एक चीज नोट कर लीजिए, क्लास ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि अब आपके लाइफ में कभी डाउट नहीं रहेगा, आपको पुस्तक खोलनी नहीं पड़ेगी। अगर आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाह रहे हैं, बन रहे हैं, जिंदगी भर पुस्तक खोलनी पड़ेगी, तो रोज पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ाने के पहले मैं पढ़ के आया हूँ, लेसन प्लान बना के आया हूँ। ऐसे थोड़े है कि आ गया पता है सब, लेकिन लेसन प्लान नहीं बनाएंगे तो कब क्या बोलना है कुछ पता रहेगा, बातें ही खत्म हो जाएंगी 10 मिनट में। किसी एक कुंडली पे लगातार 1 से 1.5 घंटा बोलना आ जाए, जैसे कुंडली विश्लेषण का आपने देखा होगा यूट्यूब में, विश्लेषण करके देता हूँ, 1.5 1.5 2 2 घंटे में लगातार बोल सकता हूँ कुंडली पे। ये तो क्लास है, समझा पढ़ा रहा हूँ, इस पे तो बोल ही सकता हूँ, पूरी रात बोल सकता हूँ। लेकिन किसी कुंडली पे लगातार 1 से 1.5 घंटा बोलना आ जाएगा तब आप लोग एस्ट्रोलॉजर हैं। आ जाएगा, प्रैक्टिस है, जील होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। मैं 10th में पढ़ता था, 12th में मेरा पेपर होता था, इंग्लिश का पेपर, मैथ का पेपर, साइंस का पेपर होता था, लेकिन मैं 1 घंटे ज्योतिष पढ़ता था। तो जब मैं 1 घंटे ज्योतिष पढ़ लेता था, कुछ देख लेता था, इतना जुनून था सीखने का, समझने का, तब मुझे अपने पेपर की तैयारी हो पाती थी। नहीं तो अगर मैं नहीं पढ़ता था, नहीं देखता था, तो पेपर मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं पहले इसको आधे घंटे पढ़ लेता था, जो है मन शांत हो जाता था, फिर पेपर की तैयारी। जुनून पैदा करिए, जील पैदा करिए। पानी में आपको डुबोया जाए, सांस फूले, तो जिंदगी के लिए जितनी तड़प होगी उतनी तड़प पैदा करिए, उतनी ना पैदा करिए, उसकी तीसरी तड़प ही पैदा करिए, पा जाएंगे, बहुत कुछ पा जाएंगे। अभी आप लोगों में से बहुत से लोगों की उम्र बहुत कम है, सीख लीजिए। जिनकी उम्र अधिक है, मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं सीख सकते, वो भी सीख सकते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है ना कि कम उम्र के लोगों को प्रेरित करना। क्योंकि जो आज के समय में हमारे सीनियर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके बाद उनकी गद्दी हमें लेनी है ना, तो उनके जितना काबिल भी तो बनना है, समय भी है। पढ़िए, सीखिए, लगे रहिए, जुनून उत्पन्न करना पड़ेगा भैया, तभी आएगा। आगे एक दो पॉइंट्स और हैं, देख लेते हैं। इसमें मैंने आपको बता ही दिया, शनि राजयोग में भाग नहीं लेगा, क्योंकि
11th का स्वामी कोई भी ग्रह जो होगा वो राजयोग में भाग नहीं लेगा। दूसरा कारण है कि शनि लग्न इसका शत्रु भी है। इसमें शनि महाराज जो है लगन में सबसे ज्यादा अशुभ फल देते हैं, नोट कर लीजिए। मेष लगन की कुंडली में शनि लगन में सबसे ज्यादा अशुभ फल देगा। एक बहुत अच्छा की पॉइंट आपको बता रहा हूँ, 100% तो नहीं लागू होगा, लेकिन 80% जगहों में लागू होगा। अगर किसी भी कुंडली में शनि नीच राशि में है, मेष राशि में है, तो ऐसे व्यक्ति को सिर और आंखों की समस्या जरूर आएगी। पॉइंट टू भी नोटेड, नोट करिए। शनि मेष राशि में हो तो सिर आंखों की समस्या जरूर आएगी। अगर शनि किसी अच्छे नक्षत्र में बैठ गया है, अच्छे नक्षत्र में मतलब बृहस्पति के, शुक्र के, बुध के, शुभ ग्रह के नक्षत्र में है, तो थोड़ा सा कम हो सकता है। अन्यथा 100 में से 80 लोग जिनका शनि नीच का होगा उनको माइग्रेन की समस्या होगी, आंखों में दिक्कत होगी या चश्मा लगेगा, ऐसा कुछ होगा। सूर्य अगर कमजोर हो गया साथ ही साथ किसी कुंडली में, ये क्या आप लोग भी ड्रा करने लगते हैं, सीखिए नहीं। अगर किसी कुंडली में शनि नीच का है और सूर्य चंद्रमा भी कमजोर हैं, तो निश्चित रूप से सिर आंखों की बड़ी समस्या हो सकती है। ये चीज आप जान सकते हैं। आगे हम फाइनल करेंगे, कंक्लूड करेंगे। मेष लगन में कारक मारक बहुत सारी चीजें मैंने बताई हैं, और आप जैसे जैसे अध्ययन करेंगे, सीखेंगे, आपको चीजें समझ में आएंगी। राकेश जी, क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे अब हम चर्चा करेंगे थोड़ी थोड़ी सी राहु केतु की, मेष लगन के लिए। मेष लगन में राहु और केतु अगर स्त्री राशि में है, स्त्री राशि, द्वितीय भाव स्त्री राशि है। और कौन सी राशि है? देखिए, मैं स्त्री पुरुष फिर से बता रहा हूँ, वीडियो बनाया हूँ। पहली राशि जो होती है पुरुष, दूसरी स्त्री, तीसरी पुरुष, चौथी स्त्री, पांचवी पुरुष, छठी स्त्री, सातवीं पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री। स्त्री राशियों में राहु केतु किंचित शुभ फल देते हैं, लेकिन अपवाद नोट करिए, मीन राशि में राहु कभी अच्छा फल नहीं देगा। किसी भी कुंडली में नोट करिए, मीन राशि में हमेशा राहु बुरा फल देगा, केतु अच्छा फल देगा। कन्या राशि में राहु अच्छा फल देगा, केतु बुरा फल देगा। मेष लगन की कुंडली में लगन का राहु ज्यादा खराब होता है, मंगल के घर का रहेगा तो ये खराब रहेगा। अच्छे भावों में स्त्री राशि में हो, द्वितीय भाव में अगर राहु है अच्छा दे देगा, सप्तम में अच्छा दे देगा, चतुर्थ में, अच्छे भावों में अगर स्त्री राशि में है तो वहां पे किंचित ज्यादा शुभ दे देगा। लेकिन अष्टम भाव में खराब देगा। अष्टम का राहु सबकी कुंडली में खराब होता है, कुछ मामलों में बहुत अच्छा होगा, लेकिन सेहत के मामले में खराब होता है। आठवें का राहु सेहत के मामले में खराब होगा। 12वें का राहु मेष लगन में व्यक्ति को शेख चिल्ली बनाएगा। शेख चिल्ली कौन थे? शेख चिल्ली ऐसे थे, कहानी मैं सुनाता हूँ आप लोगों को शेख चिल्ली की। 12वें का राहु हर लगन में यही समस्या देता है। मेष हो, वृष हो, कोई भी लगन हो, 12वें का राहु यही समस्या देगा जो अभी मैं कहानी सुना रहा हूँ। अगर भाव का स्वामी मजबूत है और राशि उसकी थोड़ी सी फेवरेट राशि है, बुध के घर में है, शुक्र के, तो थोड़ा सा कम प्रभाव देगा। अकेला राहु अगर 12 में है तो क्या करेगा? एक शेख चिल्ली महोदय थे, वो जो है जा रहे थे, घूम फिर रहे थे, भोजन पानी के लिए पैसा नहीं था। कोई व्यक्ति उनको कहता है कि काम कर लीजिए, मेरा ये काम कर लीजिए, आपको इतने पैसे मैं दे दूंगा, इतने पैसे आपको मैं दे दूंगा, इससे आपकी भोजन पानी की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन ये काम करना पड़ेगा। एक व्यक्ति था, वो उसका एक बर्तन था जिसमें वो घी रखा हुआ था, घड़ा जिसको बोलते हैं। पहले के समय में घड़ा वगैरह चलता था ना, रामायण महाभारत देखिए उन सब में दिखेगा। तो एक व्यक्ति ने कहा कि ये मेरा मटका है, घड़ा है, इसमें घी है, इसी को यहाँ तक पहुँचाना है, सिर पे रख के पहुँचा दो, तो मैं तुम्हें 3 आने दूंगा। 3 आने मतलब जान लीजिए 3 रुपया दूंगा, 300 रुपया, कुछ भी ऐसे दूंगा।
शेख चिल्ली बोले कि अभी मुझे भूख लगी है, मेरे पास कुछ है नहीं, मिल जाएगा कुछ तो भोजन कर लूंगा, लाओ इसका काम कर देता हूँ। अब वो सिर पे रख लिए और चलने लगे। चलते चलते ख्वाबों में खो गए। अभी जब मैं इसको पहुंचा दूंगा तो मुझे 3 रुपया मिलेगा। 3 रुपया मिलेगा तो मैं इसमें से 1 रुपये खा लूंगा, 2 रुपये मैं बचा लूंगा, 2 रुपये का अंडा ले आऊंगा, उसको 4 रुपये में बेच लिया, 2 रुपये का 4 रुपये हो गया, फिर इससे मैं कुछ और खरीद लिया, 4 का 8 हो जाएगा। फिर ऐसे एक दिन ऐसे खरीदते खरीदते मैं एक बकरी ले आया, जानवर ले आया, ऐसा कुछ भी खरीद के मैं ले आया। अब उसको मैं दूध उसका निकाल रहा हूँ, दूध नहीं निकालने दे रही है। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसको जोर से लात मार दी। ऐसे सोचते सोचते क्या है, वो हकीकत में घी लेते लेके चलते हुए जोर से लात मार देते हैं। ख्वाबों ही ख्वाबों में वो लात अपना, लात मतलब पैर, पैर अपना वो जो है जोर से भाजते हैं, हाँकते हैं, पैर हिलाते हैं, जैसे सच में वो कोई कुत्ता, बिल्ली या जानवर मार रहे हों, और धड़ाम से गिर जाते हैं। और गिरते हैं तो जो सिर पे रखे हुए हैं दूसरे का सामान, वो गिर जाता है और टूट जाता है। तो ऐसे में 3 रुपए के ख्वाब में 3 रुपए मिलता, उस पे इतना लंबा चौड़ा ख्वाब बनाए कि अब उनको 3 रुपए के बजाय 300 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है। उसके बदले में उनको 300 रुपए के बदले में और दिन गुलामी करनी पड़ती है। तो 12वें का राहु कभी कभी यही नेचर देने का प्रयास करता है कि व्यक्ति जो है कुछ आवश्यकता से अधिक बड़े ख्वाब और प्लान बना करके सपनों में खोया रहे। अगर चंद्रमा वीक है तब तो ऐसी स्थिति में और भी शेख चिल्लीपन व्यक्ति का बढ़ जाएगा। चंद्रमा के वीक होने से, चंद्रमा मजबूत होगा तो ये राहु थोड़ा सा ख्याली पुलाव नहीं पकाने देगा। इस लगन की कुंडली में, मेष लगन की कुंडली में राहु और केतु का स्टोन नहीं पहनना है। आमतौर पे राहु और केतु इस लगन में खराब फल देते हैं। अष्टम भाव में सबसे ज्यादा खराब फल राहु केतु देंगे, हेल्थ का लगातार इशू बनाएंगे। राहु किसी भी लगन में तृतीय भाव में हो, छठे भाव में हो या एकादश भाव में हो, कोई भी लगन हो, तो यहाँ पे ये अपना सर्वोत्तम प्रभाव दिखाता है। मेष लगन में तृतीय भाव में होगा तो बुध के घर में होगा। राहु बुध के घर में अच्छा फल देता है, जाने रहिएगा। शुक्र के घर में अच्छा फल देता है। तो यहाँ पे बुध के घर में, यहाँ पर बुध के घर में, यहाँ बहुत अच्छा फल देगा, यहाँ भी बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि यहाँ पे वो अपने मित्र के घरों में पड़ता है। मेष लगन में अष्टम में होगा, द्वितीय में होगा, जीवन में धन हानि जरूर कराएगा, एक आध बार पैसा फंसेगा, बेवजह का पैसा नुकसान होगा, चीटिंग हो जाए, फ्रॉड हो जाए, हेल्थ का इशू बना के रखेगा। दसम भाव में अगर केतु होगा अकेला, एक चीज नोट कर लीजिए, एक और पॉइंट, कोई भी लगन हो, मेष हो, वृष हो, मिथुन हो, कोई भी लगन हो, केतु अगर अकेला चतुर्थ भाव में हो या अकेला दसम भाव में हो, चतुर्थ भाव में अकेला होगा तो व्यक्ति अपने जीवन काल में कई बार अपना निवास स्थान बदलेगा। आज के समय में व्यक्ति के ट्रांसफर का योग बनता है, नौकरी बार बार बदल, नौकरी के लिए स्थान परिवर्तन। और दसम भाव में अगर केतु अकेला होता है तो व्यक्ति जीवन में जो काम सबसे पहले शुरू करता है वो टिकता नहीं है, वो छूटेगा। यानी ऐसा मान लीजिए केतु दसम भाव में अकेला होगा तो व्यक्ति जीवन में बहुत बार काम में परिवर्तन करता है। इस लगन में राहु केतु का स्टोन नहीं पहनना है, नहीं पहना जाता है। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही रहेगी। अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, ज़्यादा देर और बात नहीं करेंगे। एक दो, अगर किसी को स्वयं को अनम्यूट करना हो तो अनम्यूट करके कुछ बोल सकते हैं। गुरुजी गुरुजी मेरा नमस्कार। एक प्रश्न है। गुरुजी प्रश्न ये है कि जैसे आपने वो बताया कि जो योग कारक, वो मतलब कारक ग्रह तभी योग कारक का फल तभी होगा अगर वो किसी के साथ युति में होंगे, है ना। और हाँ, अगर ये योग कारक ग्रह आपस में युति कर लें तो बहुत अच्छा है। चाहे किसी भी भाव में करें। किसी भी भाव में वही कॉन्सेप्ट लागू होगा ना, कि अगर केंद्र या त्रिकोण में कर रहे हैं तो इनका बेस्ट रिजल्ट है। 6 8 12 में कर रहे हैं तो अच्छा तो है, लेकिन उसमें अब कुछ बल नहीं रह गया।
अच्छा नहीं देंगे, बुरा होने से रुकने का प्रयास करेंगे। धन भाव में, लाभ भाव में हो गया तो भी अच्छा है। मतलब यह योग भी अगर केंद्र त्रिकोण का है तो ही राजयोग कहिए, 6, 8, 12 का है तो अच्छा नहीं है। हाँ, मतलब मेरे कहने धन का ये भाव है या कि लाभ भाव का है तो ठीक है। अगर योग कारक आपस में भी युति कर लें तो भी वो राजयोग बनेगा। बनेगा अगर केंद्र का स्वामित्व इसमें ये बनेगा। एक चीज मैं और जोड़ रहा हूँ, अगर केंद्र का हो करके त्रिकोण में जाके बैठे और त्रिकोण का होके केंद्र में बैठे युति करे तो और भी अच्छा होता है। अच्छा। जैसे जैसे मंगल लगन का स्वामी है इसी में, और चंद्रमा हम्म। चतुर्थ का है। अब अगर ये हम्म। मंगल और चंद्रमा आके पंचम या नवम में युति कर ले तो बहुत अच्छा है। तो अच्छा। अगर साहब चतुर्थ में ही करें तो भी अच्छा है, पूर्ण राजयोग बनेगा। लेकिन पूर्ण इसमें, राजयोग बनेगा। हाँ, इसमें एक एक्स्ट्रा बल आ जाता ना कि जैसे दोनों जुड़ गया, केंद्र और त्रिकोण दोनों जुड़ गया। दोनों जुड़ गया, यस। हाँ। ठीक, समझ गया। सर अगर सर सूर्य और मंगल और गुरु सप्तम भाव में बैठ जाए जहाँ पे सूर्य नीच का हो जाता है तो वो भी राजयोग कहलाएगा। बनेगा। मैंने आपको बोला ना, इसमें मैंने इंक्लूड किया कि अगर सूर्य अपने मित्र के साथ में आ गया, अकेला नहीं है, तो उसके नीच का कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं बनता। और जब ये यहाँ राजयोग में आ जाएगा तो नीच का फल सिर्फ अपने कारकत्व में रखेगा लेकिन राजयोग बनाएगा। जी सर, थैंक यू सर। और यदि सर गुरुजी, सूर्य गुरुजी, सप्तम में आता है गुरुजी तो एक बेसिक अष्टम क्वेश्चन है में गुरुजी। षष्टम में बुध और अष्टम में शुक्र होता है, तब क्या स्थिति होती है सर? तो डॉक्टर को कहना था ना कि टेस्ट में लिख दे कि इमीडिएट इसको सप्तम में सूर्य है और शुक्र साथ में आ गया। नहीं, शुक्र अष्टम में है और षष्टम में बुध है। तो बेटा साल पे लेके आओ। लगन कौन सा है? मेष लगन, मेष लगन में। तो वो तो लगन में देखिए, देखो सर, अब अगर अष्टम में बुध आ गया तो ये तो खुद विपरीत की अच्छी राजयोग लगता है बना शुक्र दिया तो। ना। विपरीत राजयोग बन गया, पर सूर्य की स्थिति क्या रहेगी? अकेला सूर्य बैठा हुआ है सब। तो सूर्य की स्थिति पे उससे फर्क नहीं है। शुभ यहाँ पे एक कर्तरी होता है, शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी, यस वो तो अलग विषय है देखना। वो तो यस मतलब सर। मेष गुरुजी, लगन का टॉपिक नहीं है। गुरुजी विपरीत राजयोग में रत्न पहन सकते हैं? नहीं, जी गुरुजी। नहीं पहन सकते। गुरुजी अच्छा, एक विपरीत एक्चुअली राजयोग को आप ऐसे भी जान सकते हैं। अगर किसी को जहर का प्रभाव हो गया, मान लीजिए सर्प ने काटा हुआ है, जी तो जब उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं तो उस सर्प के विष को काटने के लिए उसको किस चीज की दवाई देते हैं? जहर ही देते हैं, जिसको एंटीडोट बोलते हैं। जी जहर को जहर ही काटेगा ना, शीशा शीशे को। तो जी विपरीत राजयोग यही समझिए, वह सब एंटीडोट है। सर एक पत्री में मेष लगन की शुक्र हम्म। अष्टम में है और उस शुक्र की महादशा में उसे बहुत अच्छी गई है। ठीक उच्च का है, हो गया ऐसा ना। थोड़े है कि गड़बड़ नहीं जाएगा ना। तो ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि अगर शुक्र अष्टम में है तो खराब है। अब देखिए गुरुजी यहाँ पे कई सारी चीजें ये तो मैंने सर लग्न शुक्र का सेकंड कारक भाव को मारक देख रहा है। नहीं, उतने से नहीं देखेंगे आप लोग, कब सीखेंगे। सर देखिए यहाँ पे अगर शुक्र बैठा हुआ है, सारे सूत्र लगाइए। शुक्र सर यहाँ पर बैठा है तो मंगल कहाँ पे है? ठीक है, मंगल चतुर्थ में है मंगल नीच का है, और चंद्रमा के साथ है पर सर। नीच भंग हो गया। अब यहाँ पे देखिए, हम शुक्र यहाँ पे है, ठीक है। यस सर। पहली चीज तो शुक्र लग्नेश और अष्टमेश, हालांकि मंगल को मैंने बताया कि अष्टमेश हम नहीं लेते हैं, लग्नेश यस ही सर। लेते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे कि लग्नेश की ही राशि में है, अष्टम भाव में है, अष्टमेश भी है लेकिन लग्नेश का ज्यादा प्रभाव रहेगा। दूसरा, उसके आगे पीछे कौन से ग्रह है, कौन से ग्रह की दृष्टि है, सबसे महत्वपूर्ण वह किस नक्षत्र में है। अब ये जिस नक्षत्र में है उसका स्वामी कुंडली में कहाँ है ये भी देखना महत्वपूर्ण है। अगली ओके। चीज, यस अगली सर। चीज, अगली चीज ये देखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बता रहा हूँ। एक तो नक्षत्र, मान लीजिए यस यही शुक्र जो है, जो यहाँ पर बैठा हुआ है, वह सर। किसी ऐसे ग्रह के नक्षत्र में हो जो राजयोग बना रहा हो। अच्छा अब जो ग्रह राजयोग बना रहा होगा या अच्छे प्लेसमेंट में होगा, जब शुक्र उसके नक्षत्र में होगा तो यस वह सर।
अच्छे राजयोग वाला ग्रह शुक्र से फल ले लेगा। यहाँ पे शुक्र अच्छा फल नहीं दे रहा है। ज्योतिष में एक चीज जाने रहिएगा, ग्रह यस सर। बहुत सारे केसेस में ग्रह फल देते नहीं है, उनसे अगला ग्रह फल ले लेता है। ये क्या यस हो सर। गया। दूसरी चीज, शुक्र यहाँ बैठा है तो आप ये देख लीजिए नवमांश कुंडली में उसकी क्या स्थिति है। और अगली एक चीज, अष्टक वर्ग में इस भाव में कितने पॉइंट मिले हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है किसी भी ग्रह के लिए, जो हमारी 16 कुंडलियां होती हैं खोडस वर्ग, यस सर। ठीक है, उसमें भी हमें देख लेना चाहिए कि कोई भी ग्रह जिसकी दशा है वह कितने वर्गों में स्वराशि का, उच्च का या मित्र के घर का है। जितने अधिक से अधिक वर्गों में कोई ग्रह अच्छा होता है, उस ग्रह की महादशा में उतने ही अच्छे फल होते हैं। मतलब ये यस सब सर। दशा महादशा वाला जब हम पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा। आपने कहा शुक्र अष्टम में है तो उसने यस सर। अच्छा दिया, अब उसका कारण क्या है वो हम दशा महादशा में देखेंगे। अभी सिर्फ एनालिसिस सर करिए, अगर इन सब कोई का ग्रह एप्लीकेशन हम लोग करेंगे छोटा बाद में। वर्ग में से सर एक 8 बेसिक क्वेश्चन है वर्ग सर। में अगर नीच का हो तो वो खराब क्वेश्चन मेरा फल भी है देगा। सर। सर सर एक सर बेसिक लाइन बाय लाइन लीजिए पर सर, ऐसे तो सब हेलो बोल रहे हैं। सर सर मेरा सर- भी एक क्वेश्चन है सर। सर एक बेसिक क्वेश्चन है, ये एक्चुअली मतलब युति जब बोल रहे हैं आप, स्वामी से युति या भाव से युति सर? मतलब अगर मंगल युति मतलब अगर भाव के स्वामी से युति। अच्छा, मतलब भाव में नहीं राजयोग बनेगा, मतलब अगर सुरेश जी मंगल है ना आप? हाँ सर, हाँ सर। सुरेश जी, युति मतलब होता है जो दो लॉर्ड्स हैं, दो हाउस लॉर्ड्स जो हैं, दे वे एक साथ हों या एक दूसरे को देखें या एक दूसरे के घर में हों, अच्छा अच्छा, इसको समझ गया संबंध सर। कहते हैं। बट मेष अगर लगन में सर चतुर्थ भाव में हम्म चंद्रमा मंगल राहु और दसम हम्म भाव में शनि और केतु है, हम्म इसमें क्या प्रभाव जाएगा सर? ये अब तो इस हम पे अपनी बाद कुंडली में के बारे में कुंडली पूछ रहे हैं। एनालिसिस करेंगे तब देख लेंगे, और लोगों को डाउट्स पूछने दीजिए। मतलब इसमें कुछ अच्छा सर भी है एक कुछ समस्या बुरा है भी सर है। आपसे। अच्छा गुरु जी सर 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 ये सर जो आप आप ये जो लिखाते ऐसे हो ना, कुंडलियों वाले डाउट्स होते हैं हेलो ना, ये मत लिया करो सर ऐसे, और सबको एक एक हाँ को बोलने का मौका दिया बताइए करो। क्या समस्या है। सर ये जो आप पॉइंट सर लिखाते हो ना, हम्म ये आप जल्दी लिखा देते हो सर। नहीं सर, हम पीडीएफ ग्रुप में भेज दिए हैं, आप लोग ले लीजिएगा। नहीं उसके और अलावा भी तो लिखाते हो ना सर आप। बीच बीच में कुछ पॉइंट्स देता हूँ, उसे नोट कर लीजिए या फिर बाद में रिकॉर्डिंग से भी देख लीजिए। ठीक है, हम थोड़ा और धीरे बोलेंगे, हाँ लेकिन हाँ अब थोड़ा। अगर आप चाहेंगे तो सब चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। अभी जब मैं लाइव आया हूँ उसके 5 मिनट पहले नोट्स भेजा हूँ ग्रुप में जी जी जी। मेष यस सर। लगन का, उसको यस ले सर मिलेंगे। लीजिएगा। बाद में रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिए, मतलब थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। देखिए अब वैसे ही इतना लंबा क्लास हो गया, अब मैं बहुत थक गया हूँ। अब जय श्री राम जी की, आप लोग मेष अच्छा लगन पढ़िए और कुंडली विश्लेषण सर जाके करिए। गुरुजी जो क्वेश्चन था, दान क्वेश्चन था बताया है, गुरुजी, करेक्टर कहाँ से देखते हैं? करेक्टर अगर किसी का देखना है, गुरुजी करेक्टर कहाँ से देखते हैं? गुरु जी लगन नीच से, ग्रहों का भी दान होता है क्या? हैं जी? लगन से करेक्टर देखते हैं, नीच ग्रहों का दान ही होता है। जैसे कोई लगन कोई का वो नक्षत्र भी है, मायने रखता है क्या गुरुजी? कोई वुमेनाइजर है, उसका कैसे पता चलेगा गुरुजी? कोई बहुत बुरे करेक्टर देखिए, का है, चाल चलन अच्छा लगन नहीं का है। नक्षत्र नहीं, हर ग्रह का नक्षत्र मायने रखता है। कुंडली में हर ग्रह का नक्षत्र मायने रखेगा। किसी स्त्री का करेक्टर जज करना है तो स्पेशली ऐसा कुछ भी सूत्र नहीं है कि आप किसी स्त्री का करेक्टर जज करिए। कोई स्त्री किसी पुरुष का भी करेक्टर जज कर सकती है। हाँ, ये एक एस्ट्रोलॉजर बनने में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि आपको मतलब किसी स्त्री का करेक्टर जज करना, किसी मतलब ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि मतलब पुरुष लोग ये इनका करेक्टर कैसा है, वाइफ का कैसा है, इन सब चीजों में नहीं फंसना चाहिए, छोड़ दीजिए। करेक्टर जज कैसे करना है इसको मैं सिखाऊंगा, लेकिन स्पेशली किसी स्त्री का करेक्टर या अब जानते हैं एक चीज, हाँ जी, कंसल्टेशन में हमारे जिस हाँ चीज जी। का फीस हमारा 300 रुपए है, उसके लिए लोग 1000, 1200, 1500 देते हैं और सवाल यही करते हैं कि आप इस लेडी का करेक्टर बता दीजिए। लेडी मतलब कभी कभी तो पति पूछते हैं कि इस मेरे पत्नी का करेक्टर बता दीजिए। कभी कभी स्त्रियां पूछती हैं पति का बता दीजिए कि कहीं कोई और संबंध तो नहीं है इनका, ऐसा वैसा।
मना कर देना पड़ता, नहीं बताएंगे हम। अब इसमें दो चीजें होती हैं, अगर कुंडली देख के आपको पता चल रहा है कि खराब है, ठीक है, और आप खराब बताएंगे तो उनका लाइफ खराब होगा, जाहिर सी बात है, युद्ध शुरू हो जाएगा। और अगर खराब दिख रहा है और आप कह दें नहीं खराब है, तो आपका झूठ बोलना हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों के लिए कंसल्टेशन आप लोगों को भी नहीं लेना है। बट किसी बच्चे का हो गुरुजी, अगर जैसे किसी का बच्चे का है लेकिन वो कह रहे हैं कि हम कोई दान पुण्य करके उसको सही कर दें, कोई छोटा बच्चा है, जैसे कोई 16 साल की लड़की है या कोई नहीं देखिए, 16 साल का अगर लड़का है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए नशे पानी की तरफ आकर्षित हो गया बालक, तो हाँ वहां जी। पे हम ये जज करेंगे कि इसकी संगति बिगड़ रही है, इस ये जिन लोगों के साथ उठना बैठना कर रहा वो बिगड़ रहा है, किस ग्रह के कारण हो रहा है उसका उपाय करेंगे। ठीक है, नेचर भी हम बताएंगे, लगन से देखते हैं, मतलब D3 कुंडली वगैरह का एनालिसिस होता है, वो सब बताएंगे, लेकिन नेचर ठीक है, करेक्टर किसी का बहुत जज वज नहीं करना है। जिसको जिंदगी में सुखी रहना है वो ना तो अपना करेक्टर जज करे, ना अपने जीवन साथी का करे, जिससे भी आपका प्रेम संबंध है। अगर करेक्टर जज करने में जाएंगे तो सब जीवन का सुख खत्म हो जाएगा, ये जाने रहिएगा। और जीवन साथी को भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए कि ये सारी चीजें, मतलब कंसल्टेशन में ये सब भी समझाना चाहिए सबको। अब मोबाइल में मान लीजिए व्हाट्सएप पे सिक्योरिटी लगा है, कोई खोल नहीं सकता, तो अब वहीं से शक शुरू हो जाएगा। मोबाइल को, फोन को, व्हाट्सएप को एकदम ओपन बुक रखिए, लो जब मर्जी तब चेक करो, जितनी देर फोन रखना है रखो। ऐसा जीवन जीने की जरूरत है और लोगों को सलाह भी इसी चीज की दी जाएगी। फिलहाल मेष लगन के लिए आप लोग तैयारी आगे अभी करिए, फिर इस पे और चर्चा कर लेंगे अभी आगे, और भी हम इस पर वीडियोस भी बना लेंगे। और मेष लगन से ही जुड़ा, ना कि ऐसा ये ग्रह यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट पे सिर्फ अगर डाउट होगा तो ग्रुप में भेजिएगा। ठीक गुरुजी है, मेरा एक प्रश्न है, मैं इसी जो पत्रिका आपने समझाई है उसी से ही, सॉरी आप टायर्ड भी बहुत लग रहे हैं, सिर्फ ये बताएं। बताइए कि मेष लगन में 8वें घर में राहु है और राहु की महादशा चल रही है, तो और स्वास्थ्य में जैसे आपने बताया खराबी है, तो क्या इसके लिए क्या किया जा सकता है? राहु का जपतान 8वें का और दूसरे भाव का और 12वें भाव का राहु होगा या केतु होगा तो जप और दान। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों के अनुभव के लिए, जैसे जब भी कोई व्यक्ति काम करता है, नया नया काम करता है, तो सोचता है कि सामने वाले को हम कितना कम से कम या सहूलियत में बता दें कि हो जाए काम। लेकिन ग्रहों के उपाय में जो ग्रह आपको खराब नजर आएंगे उसमें सहूलियत ना करिएगा कि भैया 1 किलो दान कर दीजिए। अगर ग्रह खराब है, अच्छा खासा दिख रहा आपको कि बैड इफेक्ट डालेगा, वजन के बराबर वस्तु का दान करवाइए। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक लोग हमारे शुभचिंतक हैं, वो आए कुंडली दिखाने, अष्टम का राहु है, कुंडली खराब है। अब हम उनको बोल रहे हैं शुरू में, भैया इसकी कुंडली गड़बड़ है, ये भटक सकता है, इसकी संगति बिगड़ रही है, लेकिन वो हमारी बात सुनने के बजाय IAS की तैयारी करवा दें कि ये करवा, नहीं सुन रहे। अगले दिन आज गए हैं, अभी कल की ही ये बात है, कल शाम को, परसों हमसे मिले थे, कल शाम को फोन किए, कहे कि भैया माता जी से झगड़ा हुआ, बच्चा कहीं भाग गया, पता नहीं चल रहा है, जैसे पहने था लोअर वगैरह वैसे चला गया। अभी वो 12वीं का एग्जाम दिया है बालक, गायब है। तो राहु उसका भी अष्टम में था, सूर्य के साथ था और सूर्य की दशा थी। ये सब देख के मैंने उनको उपाय वगैरह बताया था, लेकिन वो सब मतलब लाइटली लेना चाहे। अब एस्ट्रोलॉजर की भी मजबूरी है कि अगर अगला व्यक्ति नहीं उस पर फोकस करना चाह रहा हो तो बहुत ज्यादा जब आप प्रेशर करेंगे ना, तो अगले व्यक्ति को लगता है कि हाँ ये पैसा लेने के लिए, इससे इनको प्रॉफिट होगा, इसलिए ये थोड़ा इस पे ज्यादा जोर डाल रहे हैं। तो तो किस ये चीज चीज का दान जानिए, होना अगर चाहिए? कोई ग्रह ज्यादा खराब है तो वजन के बराबर दान कराइए। राहु के लिए सबसे बढ़िया काम करता है, अब जैसे अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग चीजें होती हैं, हम तो यूपी अयोध्या वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग काला उड़द बड़ा अच्छे से दान करवाते हैं, काला तिल करवाते हैं,
इसलिए इसको करवाते हैं, क्योंकि खाने पीने वाली चीजें दान में सबसे तेजी से काम करती हैं। आप लोग भी जानते हैं, ये पूरा संसार, पहला नंबर जो इस संसार में है वो भोजन का है। पूरे शरीर का पोषण, शरीर इतनी बड़ी हुई भोजन से। अन्न का ऋण सबसे बड़ा ऋण होता है। खाने वाली चीजों को पहले रिकमेंड करिए। तिल हो गया, अगर कोई हवन कर रहा है तो तुरंत यूज हो जाएगा, या उड़द है खाने पीने में हो गया। काला वस्त्र दीजिए तो ऐसा दीजिए कि अगला व्यक्ति पहन ले, या काले जूते दे दीजिए। तो इसमें हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि किस चीज का कौन सा उपाय होना चाहिए और कितना होना चाहिए, कब दान करना है, कब जब करवाना है, कब स्टोन देना है, ये सब चर्चा हम लोग आगे सर करेंगे। आज आज तक के लिए का भी हम दान सेशन, होता है अच्छा क्या? एक चीज गुरुजी, और, एक चीज ये पूछनी थी, नवरात्रि में भी क्लासेस होंगी क्या? इस पे हमारे पास कई सारे मैसेज आए हैं नवरात्रि को लेकर के, कि कुछ इसमें पंडित जी लोग भी जुड़े हुए हैं, कुछ क्या काफी लोग जुड़े हुए हैं, और नवरात्रि में शायद उनकी अपनी पूजा पाठ और पंडिताई वगैरह चलेगी। तो हम नवरात्रि में और वीडियोज अपलोड कर देंगे, आप लोग वो वीडियोज देखिएगा, और हम आप लोगों को कुछ और जो यहाँ पर वेबसाइट में PDF हैं, स्टडी मटेरियल है, वो सब अब मैं और मेंटेन करके और ज़्यादा अपलोड करा दूंगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ डाउट वगैरह के लिए लाइव आ जाएंगे, कोई मतलब ये नहीं उठाएंगे टॉपिक, डाउट का ले लिया जाएगा। जैसे उस दिन हम लोग डाउट के लिए किए थे, हैंड आप लोग उठाते थे, डाउट लेते थे, वही क्लास हम लोग बीच में रख लेंगे, 2 क्लासेस रखेंगे, मतलब टॉपिक नहीं गुरुजी, लेंगे, हमारी ओनली तो यहाँ डाउट्स। सुबह होती है ना, उस समय तो सुबह ही पूजा पाठ का टाइम होता है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो टाइमिंग जाएगी। चेंज कर देंगे, गुरुजी, टाइमिंग इसमें मैं चेंज ये करेंगे, कहना ये सब चाहूंगा, हम लोग। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, वैसे तो जैसे सब कहेंगे वैसा ही होना चाहिए, लेकिन अगर कोई आधा घंटा या 1 घंटा भी नहीं निकाल पा रहा है तो फिर वो उसकी क्या सीरियसनेस होगी कि अगर नहीं ऐसे तो कुछ ना नहीं कुछ चलता समझे, ही रहेगा तो क्लास फिर नहीं होगी, टॉपिक जैसे नहीं होगा ऐसे। नवरात्रि है ना, तो सुबह और शाम के समय में व्यस्तता लगभग सबकी रहेगी। सर रात के 9 बजे कर सकते हैं क्लास। 9 बजे गुरुजी, तो एक हम दिन व्यस्त छोड़ के रहेंगे। एक दिन क्लास रख लीजिए ना। एक्चुअली वैसे भी नवरात्रि में अल्टरनेट डेज में है सर। देखेंगे ना, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, सिर्फ डाउट का रखेंगे, लोग हाँ अपनी गुरुजी, अपना डाउट डाउट ठीक है। रखेंगे। बाद में सभी लोग उसको रिकॉर्डिंग में देख ही सुन सकते हैं, तो इसलिए कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं है। मैं ये बात में डिसाइड करके बताऊंगा। नवरात्रि में मैं भी व्यस्त रहूंगा, शायद मैं रात्र में ही व्यस्त रहूं, मंत्र वंत्र जपना रहता। आप लोग भी नवरात्रि में जो है गणेश गायत्री मंत्र का करिए, कम से कम 11,000 पूरा करके हवन करिए गणेश गायत्री का।